चलो लास्ट टाइम हमने स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स का क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला था। y इज इक्वल टू वॉट, ए साइन ओमेगा टी। y इज इक्वल टू क्या, ए साइन ओमेगा टी। और ए किसकी जगह पर रखा था ये याद रखना बहुत जरूरी है। 2a कॉस क्या एक्स बाय लेमडा, 2 पाई एक्स बाय लेमडा, बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने इसकी किसकी जगह पर रखा था, ठीक है। अगला सवाल ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। अच्छा ये जो है ना आपको, ये जो लेमडा बाय 2 और लेमडा बाय 4 है, ये आपको 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में सवाल भी आता है। समझ में आ रहा है, मतलब आ चुका है। जैसे मैं इसको पहले ही समझा देता हूँ क्या है ये, फिर उसके बाद अपन प्रूफ करेंगे। अच्छा आपको पता है स्टेशनरी वेव अभी सभी बच्चों ने देखा कि लूप बनता है ना, बराबर है। अच्छा इसमें एक वेव कितना होगा पता है, ये एक होगा। क्यों, क्योंकि एक टाइम पर ये ऊपर रहेंगे और ये किधर रहेंगे, नीचे। तो ये एक वेव आपका ऐसा बनेगा ना, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे। तो अगर एक वेव बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक है ना। तो एक स्टेशनरी वेव में 2 लूप आते हैं। कितने लूप आते हैं, 2। एक वेव का लेंथ क्या होता है, एक वेव का लेंथ कितना होता है जल्दी से बताओ। तो ये पूरे का 2 लूप का लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाए। 2 लूप का लेंथ लैम्डा, क्लियर है सबको। अच्छा आधे लूप का कितना होगा, यानी सॉरी एक लूप का कितना होगा, लैम्डा बाय 2। ये समझ में आया। अच्छा 2 लूप का लैम्डा है, एक लूप का लैम्डा बाय 2 है, आधे लूप का कितना होगा, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। अब बहुत आसान है। ये पॉइंट को, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो बोलो, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। और ये जो बीच में यहां पर है ये क्या है आपका, एंटी नोड। तो 2 नोड के बीच में बेसिकली नोड नोड एक साथ कॉन्सिक्यूटिवली नहीं आते, बीच में कौन आएगा, एंटी नोड। नोड ऑल्टरनेटिवली है नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। इधर ध्यान दे, एंटी नोड। इतना समझ में आया। एंटी नोड पे क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम वाइब्रेट करता है पार्टिकल। समझ में आ रहा है। और उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, 2a। कितना होता है, तो मैं आपको बताऊं, अगर इस पोजीशन से जब ये ऊपर जाता है तो ये एम्पलीट्यूड आपका कितना होता है, +2a। कितना होता है, अच्छा नीचे आएगा, इससे नीचे आएगा तो ये कितना होगा। अब आप +2a क्यों, देखो जब 2 जाने वाला और आने वाला वेव, कौन सा वेव, जाने वाला उसका एम्पलीट्यूड था a, आने वाला उसका एम्पलीट्यूड, अगर दोनों कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे जो कि एंटी नोड पे मिलते हैं तो a और a 2a हो जाएगा। ऊपर मिलते हैं तो 2a, नीचे मिलते हैं तो -2a। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका +-2a हो जाएगा। यानी जो एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम एंटी नोड पर वो कितना हो सकता है, +2a या -2a। तो जनरली क्या बोलोगे, +-2a। क्या बोलेंगे भाई। अच्छा मुझे बताओ नोड पर तो ये वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, ये वहीं पर है, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया नोड पे, 0। इतनी बात समझ में आ गई, नोड पर क्या होता है और एंटी नोड पर क्या होता है। अच्छा और एक लेंथ की बात करते हैं जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। मुझे बताओ एक नोड के बाद जो नेक्स्ट नोड आ रहा है उसके बीच का लेंथ कितना है, λ/2। ये आपको प्रूफ करना है, समझ आ रहा है। अच्छा एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, नेक्स्ट एंटी नोड, एक एंटी नोड और उसके बाद नेक्स्ट एंटी नोड, λ/2 ही रहेगा ना भाई। नोड नोड के बीच का कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, सक्सेसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नोड और वो नोड के बारे में बात करें। इसके बाद नेक्स्ट नोड इधर आएगा तो इनके बीच का लेंथ कितना होगा, λ/2। एंटी नोड के बाद नेक्स्ट एंटी नोड इधर आएगा, इसका भी लेंथ कितना होगा, λ/2। बोलो समझ में आ रहा है। अब आगे सुनो, नोड और नेक्स्ट जो एंटी नोड आएगा उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, या एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, λ/4। तो नोड एंटी नोड अगर कॉन्सिक्यूटिवली बोलता है एक के बाद एक आने वाले नोड और एंटी नोड तो λ/4, और नोड नोड या एंटी नोड बोलता है तो λ/2। समझ गए। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है।
क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? अच्छा सुनो, शो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड या एंटी नोड्स कितना है, लैम्डा बाय टू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट बाजू वाला, नोड के जस्ट बाजू वाला एंटी नोड, वो कितना है, लैम्डा बाय 4। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आ गया ना? और होता कैसा है, डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ चुका है। और यही की कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा जब हम लोग बात करेंगे किसका, जो ऑर्गन पाइप बात करते हैं ना, उसके अंदर स्टेशनरी वेव बनता है, तो ये चीज़ वहाँ काम आएगी अपने को। समझ में आ रहा है? ये अपना शॉर्टकट रहने वाला है वहाँ पर। तो आप मुझे ना एक चीज़ बता दो, एक लूप मतलब कितना लेंथ होता है, लैम्डा के फॉर्म में कितना बोलेंगे? एक लूप लैम्डा बाय 2, समझ आ रहा? और एक लूप मतलब आप बोल सकते हो नोड नोड के बीच का डिस्टेंस या एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी होता है। ठीक है, आधे लूप का क्या डिस्टेंस होगा, लैम्डा बाय 4। समझ आ रहा है? ये हमारे ऑर्गन पाइप में काम आने वाला है ये चीज़ जो सिखाया है। चलो तो बात करते हैं कंडीशन फॉर, क्या लिखा हुआ है, नोड। ये मुझे बताओ, नोड पर एम्पलीट्यूड कितना होता है? बोलो बोलो। 0 होता है। अच्छा, ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में कैपिटल ए बात करते थे, वो 0 है। अच्छा, ए किसकी जगह पर लिखा करते थे आप? 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। तो आप सुनो, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, कंडीशन फॉर नोड ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई, फॉर नोड 0 होता है। अच्छा, ए की जगह पर बताया ना, ए किसकी जगह पर लिखा गया था, 2a, तो ये ए की जगह ये लिख देना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैथमेटिकल स्टेप अच्छे से समझो, हाँ, डिफिकल्ट नहीं है। इज इक्वल टू 0 हो गया, 2a इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजेंगे 0/2a क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ ये वाला टर्म बचा। अच्छा मुझे बताओ, कॉस को अगर उधर भेजूंगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब ये वाला स्टेप समझना अच्छे से, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, क्योंकि हर चीज लिखा नहीं है उन्होंने, कॉस इनवर्स ऑफ 0। अब आपको बताना कॉस की वैल्यू 0 कब कब होती है, π/2 पे होती है, पहला ये पता है आपको। अच्छा, नेक्स्ट कब होगा, ये 1 π/2 पे हो गया। नेक्स्ट कितने पर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2 एंड सो ऑन। ये कब कब वैल्यू होगी, कॉस की वैल्यू 0 होगी कब कब? या आपको थोड़ा सा और विस्तार से समझना है तो आ जाओ, मैं बता देता हूं। कॉस वेव कभी आप लोग ने बनाया, साइन वेव बनाया, कॉस वेव भी बना सकते हैं आप लोग। देखो यहाँ पर ये 0 एंगल प्लॉट कर देता हूं, π/2, ठीक है, पाई 3 π/2, 2 पाई 5 π/2, समझ में आ रहा है? फिर बाद में 3 पाई 7 π/2। अच्छा, कॉस वेव कैसे शुरू होता है, यहाँ पर +1 और -1, कॉस की यहाँ से शुरू होता है ये। वीडियो स्टॉप हो गया तेरे, ओके। कॉस 0 कितना होता है, प्लस कॉस 90, 180 -1, 3 π/2 0, और 2 पाई पे +1, और फिर बाद में ये वापस से इधर पे 0। अच्छा मुझे बताओ, ये वेव कहाँ कहाँ 0 आ रहा है, कौन कौन से एंगल पर 0 आ जा रही वैल्यू? ये देखो 1 π/2, उसके बाद किधर आ गया 3 π/2, उसके बाद किधर पे आ गया 5 π/2 एंड सो ऑन। अब ये आते जाएगा 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2, 13 π/2। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? एंड सो ऑन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक वैल्यू पता है ना, तो ये 1 π/2 है, तो उसका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखते चले जाओ, ये हो जाएगा। ये बोलो समझ में आया, ये वैल्यूज क्यों लिखा मैंने, कब कब इसकी वैल्यू 0 होगी, इन सारे एंगल पर होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, इन सब में मान लो ऐसा इन्फिनिटी तक लिख दिया मैंने, कॉमन क्या आएगा? अच्छा ठीक है, π/2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पाई कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? π/2 ले सकते हो आप कॉमन, लेकिन पाई कॉमन ले लो। पाई कॉमन लिया, लेफ्ट साइड में एक पाई दिखाई दे रहा है आपको, तो अगर मैं इधर से कॉमन लेता हूं पाई, यहां से हटा के, तो ये पाई इससे क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचा, 1/2, 3/2, 5/2, है ना? अच्छा यहां पर मुझे अगर x, क्योंकि डिस्टेंस निकालना था मुझे ना, ठीक है, नोट कब कब बनेगा, ये सुनो सुनो सुनो, x बाय x ऐसी रहने दो, 2 बाय लैम्डा को उधर भेजो, क्या हो जाएगा बताओ, 2 बाय लैम्डा उधर जाएगा, λ/2, सो सब जगह λ/2 ले लो, तो 1/2 इंटू λ/2 क्या हो जाएगा, λ/4। तो मतलब नीचे 4 4 4 आते जाएगा सबके। अच्छा
तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा बाय 4, यहां पर आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, यहां पर आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 4। ये देखो ये आ गया। बोलो ये क्या है मालूम है आपको? व्हाट इज दिस? ये आपका एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर इतनी इतनी दूरी पर आपका क्या बना है? नोड बना है। तो नोड कहां कहां बना है? लैम्डा बाय 4 पे बना है। किधर पे बना है? तो मैं मान लेता हूं यहां से ये लेंथ आपका लैम्डा बाय 4 है, बराबर है। फिर ये कितना है? ओके 3 लैम्डा बाय 4 है। फिर ये कितना है? 5 लैम्डा बाय 4। अच्छा यहां पर क्या क्या बना है? नोड बना है। क्या बना है? नोड। तो मतलब ये ऐसा बनेगा, बोलो भाई। नहीं। और बीच में क्या आएगा? अच्छा अब नोड कहां कहां बना, ध्यान रखना इधर पे। लैम्डा बाय 1 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 और 5 लैम्डा बाय 4। अच्छा ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है ना ऐसे। तो अगर मुझे ये पता करना है कि नोड नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा सोचो। जैसे मैं x, हाँ हाँ वेरी गुड। जैसे मैं आपको ये x1 दे देता हूँ, ये x2 दे देता हूँ और आपको पूछता हूँ कि ये कितना होगा, तो x2 माइनस x1 करोगे ना, हायर वैल्यूज माइनस लोअर वैल्यू करोगे। या नंबर दे देता हूँ चलो, ये आपको मैंने 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, मैं पूछा हूँ ये कितना है, तो 1 आएगा। तो आप क्या कर रहे हो? 3 माइनस 2 कर रहे हो। तो वैसे ही मैं क्या करूंगा? 3 लैम्डा बाय 4 माइनस 1 लैम्डा बाय 4। बहुत आसान है, दोनों का लैम्डा बाय 4 कॉमन है ना दोनों में। 3 में से एक लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 में से एक लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 अलग कर दो, 3 में से एक निकाला तो 2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 2 लैम्डा बाय 4, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, और ये आंसर क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय 2 आया। नोड नोड के बीच का डिस्टेंस कितना प्रूफ करने बोला था आपने को? बराबर है। अच्छा इन दोनों की बात करूं, ये कितना है? 5 लैम्डा और ये 3 लैम्डा बाय 4, 5 में से 3 निकाला तो अगेन 2 लैम्डा बाय 4, 2 2 जा 4, अगेन लैम्डा बाय क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। आई होप समझ में आ गया क्या करना। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालना है, इधर ध्यान दो। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी लिख देते हैं। एक्स का क्या लिखते हैं हम लोग? एक जनरल फॉर्मूला। मुझे बताओ इन सारी एक्स की वैल्यूज में क्या कॉमन है? लैम्डा बाय 4 कॉमन है। अच्छा यहां पर कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1 है, 3 है, 5 है। अच्छा ये नंबर आपका क्या है? इवन के ऑड? ऑड है। इसमें मेरे पास 0 लैम्डा बाय 4 नहीं आ रहा ना, डायरेक्ट 1 से शुरू हो रहा है। अच्छा आप सुनो, मैं जो 1 3 5 है इसको एक जनरल फॉर्मेट में फिट कर दूंगा 2p माइनस 1, और बोल दूंगा कि p की वैल्यू कहां से शुरू होती है? 1 से। p जो है मेरा कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मुझे इसमें पुट करके चेक करो, देखो ऊपर वाली वैल्यूज मिल रही है कि नहीं। p की वैल्यू 1 रखो, 2 1 जा 2 माइनस 1, डायरेक्ट ऐसे मेंटली सॉल्व करो ना। 2 1 जा 2 माइनस 1, 1 लैम्डा बाय 4 पहली वैल्यू मिल गई, चलो 2 रखो। 2 2 जा 4 माइनस 1 3, तो दूसरी वैल्यू मिल गई। ठीक है, वैसे ही अगर 3 रख दिया, 2 3 जा 6 माइनस 1, आई बात समझ में? तो ये आपका एक जो ऐसे जा रहा है ना इन्फिनिटी तक, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बना दिया हमने। समझ में आ गया? और 2p माइनस 1 क्यों करना है? अगर आप बोले सर 2p प्लस 1 भी तो कर सकते, तभी भी ऑड आएगा। नहीं समझ रहे बात को? हाँ तो फिर आपका p की वैल्यू फिर आपको 0 से लेना पड़ता। नहीं आ रही बात समझ में? और 0 वाली अपनी कहानी है नहीं ना, अपना 1 से शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर 2p माइनस 1 लेंगे और p की वैल्यू क्या बोल देंगे? 1 से शुरू होगा। समझ में आ रहा है? 2p प्लस 1 भी ऑड नंबर ही होता है, लेकिन अगर p की वैल्यू वहां 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 प्लस वो 3 से शुरू होगा, और फिर 0 रखोगे तो फिर 1 से शुरू होगा। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। अगर मैं -1 लेता हूं तो p की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? एक बार फिट करके चेक कर लेने का कि मैं ये वैल्यू रखता हूं तो ये आंसर आ रहा है क्या। अगर आपकी पहली वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही है, मतलब आपने फॉर्मूला यहां पर जनरल फॉर्मूला गलत बना दिया। अंडरस्टूड? अच्छा अब डिस्टेंस निकालना है बिटवीन सक्सेसिव नोड। ये देखो मैंने क्या किया था, कुछ याद है? 3 लैम्डा बाय 4 माइनस 1 लैम्डा बाय 4, आंसर कितना आएगा? 5 लैम्डा बाय 4 माइनस 3 लैम्डा बाय 4। देखो मैं क्या कर रहा हूं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। इसके आगे अगर रहेगा ना 7 लैम्डा बाय 4, तो 7 लैम्डा बाय 4 माइनस 5 लैम्डा बाय 4 करोगे तभी भी कितना आएगा? लैम्डा बाय 2 है। 2 लैम्डा बाय 4 आएगा, फिर काटोगे लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज व्हाट? अच्छा इसको डायरेक्ट याद भी रखो, नोड नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय।
एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 ही रहने वाला है। समझ रहे हो क्या? हाँ, नोड और एंटी नोड का पूछेगा। चलो, कंडीशन फॉर एंटी नोड। एंटी नोड कहां बनेगा? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहां कहां बताया था आपको, अगर याद होगा तो। मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था, मैंने बोला यहां पर बनेगा, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, यहां क्या बनने वाला था? नोड। इनके बीच में क्या बनेगा? इनके बीच में क्या बनेगा? और इधर भी क्या बनेगा? फिर ऐसा बनेगा ना। तो यहां क्या बनने वाले, जल्दी से बताओ? एंटी नोड। तो x इज इक्वल टू 0 पर, 0 पर क्या बनेगा? एंटी नोड। उसके बाद 0 के बाद ये कितना आएगा? 1 लैम्डा बाय 4 और 3 लैम्डा बाय 4 के बीच में कौन आएगा? 2 लैम्डा बाय 4, मतलब लैम्डा बाय 2। तो यहां पर आएगा एक्चुअल में 2 लैम्डा बाय 4, जो कि कट के कितना आएगा? लैम्डा बाय 2। अच्छा इधर बताओ, 3 और 5 के बीच में 4 आएगा, 4 लैम्डा बाय 4, मतलब कौन? लैम्डा। तो आपका अभी ध्यान रखो कि एंटी नोड कहां कहां बनने वाला है? 0 पे, लैम्डा बाय 2 पे, और कहां बनेगा? लैम्डा पे। ऐसे बीच बीच में जहां जहां इसका है उसके बीच बीच में आपका एंटी नोड बनने वाला है। समझ गए? अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा बाय 2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा बाय 2। एक लैम्डा माइनस आधा लैम्डा, आधा लैम्डा। समझे? अच्छा, अभी और एक बात मुझे बताओ, एंटी नोड पर आपका एम्पलीट्यूड कितना होता है? जल्दी से। हाँ, मैक्सिमम कितना? हाँ, दोनों बताएंगे आप। ऊपर जाएगा तो +2 है, नीचे आएगा तो +-2 है बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अच्छा आप सुनो, तो एम्पलीट्यूड आपका कितना होगा बच्चों? +-2 है। कितना होएगा? अच्छा, ए आप किसकी जगह रखते थे, याद है ना? 2a cos 2πx बाय लैम्डा। अच्छा, इज इक्वल टू +-2 है। मुझे बताओ, ये 2a से ये 2a क्या हो जाएगा? तो इधर 1 बचेगा ना, 2a 1 जा 2a। तो इधर क्या बचा बताओ? राइट साइड में प्लस माइनस, इधर पे आपका cos वाला टर्म बचा है। अच्छा, cos उधर भेजूंगा तो क्या होगा? इधर पे एक स्टेप आप लोग लिख सकते हो, 2πx बाय लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो cos इनवर्स ऑफ +-1। अब आपको सोचना है कि cos की वैल्यू +1 और -1 कब कब होती है। पहले बताओ 1 कब होती है? 0 पर। ओके, और हाँ वेरी गुड। तो आपका cos की वैल्यू 1 कब होती है? एंगल 0 पे। और -1 कब होती है? पाए पे। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद बताओ 2 पाए, फिर से ये क्या होगा? +1, फिर 3 पाए पे। समझ आ रहा है? मतलब आपको रिदम समझ में आ गया। आप बोल सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए। क्या बोल सकते हो? इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 0 पाए, 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, 6 पाए, 7 पाए, 8 पाए, सारे पाए पर हो। और आपको वो वाला याद है, नोड वाला? 0 कब कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। समझे बाबू? ओके, नेक्स्ट ये वाला याद रहेगा। आप सुनो, एंगल देखो क्या क्या लिख दिया, 0 पाई 2 पाई और क्या हो जाएगा? 3 पाई। अभी मैंने कॉस वेव बना के बताया था ना आपको, उसमें अगर आप चेक करोगे तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो π/2 पाई 3 π/2, ठीक है, 2 पाई π/2। ओके, वेव बना रहा हूं देखो, यहां से +1 -1, यहां से शुरू होगा ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पे ऐसे जाएगा। इधर देखो, +1 कितने एंगल पर है? 0 पर। पाई पर कितना आ रहा है? -1। 2 पाई पे अगेन कितना हो गया? +1। फिर यहां पर नीचे जाओगे तो यहां पर कितना आने वाला है? 3 पाई। कितना आएगा? 3 पाई, एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी कहानी। ये बोलो समझ में आ रहा है? 0 0 पाई या 0 बोल दो, फिर उसके बाद पाई 2 पाई 3 पाई। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो, इनमें कॉमन क्या आएगा भाई? पाई। बोले सर इसके पास है नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई करूंगा। पाई अगर इससे लूंगा, 0 से कॉमन लूंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। 0/पाई क्या होगा? 0 ही होगा ना। तो 0 से आप कॉमन ले सकते हो। हाँ,
तो इन सब में से अगर मैंने क्या करा, पाई कॉमन लिया, तो वो पाई इस पाई के साथ क्या हो जाएगा, 2x बाय लेमडा इज इक्वल टू 0 1 2 3, क्या बचेगा जल्दी बताओ, 2x बाय लेमडा इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा एंड सो ऑन। ये 2 बाय लंगड़े को यहां लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा लेमडा बाय 2, तो 0 पे जीरो को यहां आ जाएगा, 0 के साथ 0 लेमडा बाय 2 मतलब 0, और 1 इंटू लेमडा बाय 2 तो लेमडा बाय 2 बराबर है, तो 2 इंटू लेमडा बाय 2 तो 2 2 कट हो जाएगा, ओनली लंगड़ा बचेगा। यहां पर 3 इंटू लेमडा बाय 2, तो क्या आ रहा है जरा वैल्यू बताओ, ये 0 आया, लेमडा बाय 2 आप याद करो, मैंने अभी यहां पर देखो क्या बताया था आपको, एंटी नोड कहां बना 0 पर, और कहां बना 2 लेमडा बाय 4 को कट करूंगा तो लेमडा बाय 2, देखो दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, फिर लेमडा बाय 2, तीसरा आपका ये कहां बना 4 लेमडा बाय 4 मतलब ओनली लेमडा, तो लेमडा पे बना एंड सो ऑन आपका फिर बनता चला जाएगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ लेमडा बाय 2 आप याद कर सकते हो उसको, कैसे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, 0 है, फिर आधा लेमडा है, फिर 1 लेमडा है, फिर 1.5 लेमडा है ना, ऐसे चल रहा है। तो हम लोग कुछ कॉमन फैक्टर कर देते हैं इसके अंदर, सबके साथ ना लेमडा बाय 2, मतलब इसको भी ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं 3 लेमडा बाय 2, नेक्स्ट कौन आने वाला है बताओ अब, ये है 0 लेमडा बाय 2, फिर लेमडा बाय 2, 1 लेमडा बाय 2, 2 लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2, फिर 4 लेमडा बाय 2, समझ आ रहा है, सब में कॉमन क्या है लेमडा बाय 2, ओके, तो लेमडा बाय 2 जनरल फॉर्मूले में अपना आ गया। अच्छा नंबर देखोगे तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है एंड 4, तो 0 से लेकर सारे ही नंबर है, उसको आप p मान लो। पहले वाले में 2p माइनस 1 क्यों कर रहा था, क्योंकि ऑड नंबर चाहिए था, क्या चाहिए था भाई, ऑड नंबर चाहिए था, तो हमने क्या किया 2p माइनस 1 किया, यहां पर डायरेक्टली 0 1 2 3 सारा है, आप लिख दो p, ओनली क्या लिख दोगे, और बोल दोगे p की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, क्योंकि p की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पहला टर्म आएगा, 1 रखोगे तो दूसरा आएगा, 2 रखोगे तो तीसरा, एंड सो ऑन आते चला जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है, ब्रेक नहीं मिला था तुम लोगों के, मारूंगा ना, ब्रेक नहीं मिला था। अच्छा इधर सुनो, ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, लेमडा बाय 2 माइनस 0 लेमडा बाय 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन था लेमडा माइनस आधा लेमडा लेमडा बाय 2, तो आपका एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, ये तो मैंने पहले ही बता चुका था आपको, नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लेमडा बाय 2, और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी, ये हमने प्रूफ किया है अभी कि नोड के बीच का डिस्टेंस और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या आता है, सेम आता है, और आता कितना है लेमडा बाय 2, समझ गए। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इज लेमडा बाय 2। अच्छा नोड एंड एंटी नोड आर फॉर्म्ड ऑल्टरनेटिवली, मतलब नोड बनता है तो एंटी नोड बनता है, फिर उसके बाद नोड बनता है। अच्छा मुझे बताओ ये डायग्राम अगर आपको याद होगा, अभी ये वाला अगर आपको याद होगा, मैंने देखो ऐसे बनाया था अभी, ठीक है, यहां पर आपका कौन बनाता है एंटी नोड, इधर पे नोड, यहां पर फिर से नोड, ठीक है। अभी अगर आपको याद होगा, ये ए कितने पर बनाता है एंटी नोड 0 पे, नोड आपका कितना बना था लेमडा बाय 4 पे, एंटी नोड आपका कितना बना था लेमडा बाय 2 पे ना। अच्छा आप सुनो, एंटी नोड और नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, लेमडा बाय 4, अच्छा ये एंटी नोड है और ये नोड है और ये एंटी नोड है, डिफरेंस बताओ, लेमडा बाय 2 ही आएगा, करके देखना इसको माइनस, नहीं समझ में आ रहा है, लेमडा बाय 4 लेमडा बाय 2 का आधा होता है, तो लेमडा बाय 2 में से अगर लेमडा बाय 4 निकाल दूंगा तो लेमडा बाय 4 बचेगा, कैसे करके बताऊं, लेमडा बाय 2 में से लेमडा बाय 4 निकालूंगा तो लेमडा बाय 4 बचेगा, लेमडा बाय 2 बड़ा है ना भाई, लेमडा बाय 4 आधे का आधा होता है। अच्छा इसको क्या करेंगे सुनो,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करो, क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा बाय 4 माइनस 1 लैम्डा बाय 4। अब बोलो बोलो, नीचे का सेम है, एक बार लिखेंगे 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, 1 लैम्डा, यानी लैम्डा बाय 4 आया कि नहीं आया? खत्म हो गई कहानी। यस, ये प्रूफ ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से करके जाना। हाँ, और ये एमसीक्यू वगैरह में भी पूछा करता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव पढ़ा था, अब स्टेशनरी भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, समझ आ रहा है? पहला तो स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये पॉइंट आप लिख दो, ये डेफिनेशन वाला हो जाएगा। ये स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होता है बता, इधर कैसे प्रोड्यूस होता है? एक वेव को भेजा, दूसरा वाला टकरा के आया, तो दो आइडेंटिकल वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करते हैं, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, याद आ रहा है कुछ? तो क्या बनता है? स्टेशनरी वेव। तो पहला पॉइंट तो आप डेफिनेशन बोल दोगे। देखो, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स, ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्जिट्यूडिनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई भी हो, दोनों लेकिन सेम होना चाहिए। एक पहला वाला ट्रांसवर्स, दूसरा भी ट्रांसवर्स, ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये पॉइंट नहीं हो गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट हो गया कि स्टेशनरी वेव कैसे बनता है? बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू द सेम मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन, समझ गए? अलोंग द सेम पाथ। अच्छा, अच्छा इसके अंदर और कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, दोनों आइडेंटिकल वेव है, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है। इधर देखना पहला पॉइंट, व्हेन ट्रांसवर्स वेव स्टेशनरी इज प्रोड्यूस ऑन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पर प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। कुछ पॉइंट आपके मोशनलेस होते हैं, कुछ पॉइंट आपके मोशन में नहीं होंगे, उनको क्या बोलते हैं? नोड्स। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है? ऑन स्ट्रिंग सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग आर मोशनलेस, दे आर कॉल्ड नोड्स, समझ गए? अच्छा, और सम पॉइंट क्या होते हैं? ऑसिलेट करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ, +2 है -2 है, उनको क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इनके बीच में जो पॉइंट होंगे उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0 और कैपिटल ए के बीच में होगा, ये बोल सकते हैं 0 और 2a के बीच में होगा, क्योंकि a का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? +2 है या -2 है, तो आप बोल सकते हो 0 और 2a के बीच में हो गया, ऐसे बोल दो कि 0 और a के बीच में होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? क्या सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है? नहीं, याद करो प्रोग्रेसिव में ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मालूम है? यहां पर जब अपन बात करेंगे तो 3 लोगों के बारे में बोलते हैं, उधर सेम होता है, यहां पर एक चीज डिफरेंट रहेगी, एम्पलीट्यूड सबका अलग रहेगा। हाँ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, क्योंकि साथ में ऊपर जाते हैं, साथ में नीचे आते हैं। डिस्टिंग्विश में पॉइंट, इसको ना डिस्टिंग्विश ही प्रिपेयर कर लेना आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका स्टेज ये ऑर्गन पाइप के अंदर हो रहा है, ऑर्गन पाइप के अंदर साउंड वेव होता है जो कि एक लॉन्जिट्यूडनल है। कौन सा वेव है? लॉन्जिट्यूडनल। प्रेशर वेव बोलते हैं उसको, साउंड वेव, है ना? कंप्रेशन, रेरफेक्शन, कंप्रेशन। अच्छा, उसके अंदर भी आपका क्या बनेगा? जिसमें वाइब्रेशन जो है वो मिनिमम रहेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला, उसको नोड बोलेंगे, और जहां पर मैक्सिमम वाइब्रेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटी नोड बोलेंगे। ठीक है, और उनके बीच में जो भी पार्टिकल होंगे उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0 to a रहेगा। सेम कहानी है ट्रांसवर्स में भी और लॉन्जिट्यूडनल में। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी ये बहुत आसान है, कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हो। ए स्टेशनरी वेव में नोड और एंटी नोड बनता है कि नहीं बनता है? बताओ। नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना पड़ा आपने? क्या पाए कहां से? λ/2। और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, और नोड और एंटी नोड λ/4। तो ये पॉइंट में इंक्लूड कर दो, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड इज दिस, 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड इज दिस। हो गया पॉइंट, कितना आसान है? λ/2। नोड एंड एंटी नोड λ/4, खत्म हो गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखो, बहुत इजीली समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस। अच्छा, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज होता रह रहा है। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा। विद इन अ लूप अगर मैं बात करूं तो पहले नोड आया, उसका एम्पलीट्यूड 0, फिर जो बाद में नोड आएगा उसका भी एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0। तो 0 से पहले क्या होगा? ये बढ़ेगा, लूप मालूम है ना पूरा ऐसे। तो 0 to एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा, मैक्सिमम होएगा, उसके बाद क्या होगा? घटेगा, फिर क्या हो गया? 0। तो देखो रिपीट हो रहा है, 0 एम्पलीट्यूड पीरियोडिकली, एक टाइम के बाद, एक लूप के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। समझ आ रहा है? ये मैक्सिमम बना था बीच में, ठीक है, यहां पर क्या हुआ?
0, फिर वापस से क्या होगा, बढ़ेगा, तो मैक्सिमम वाला भी क्या हुआ, रिपीट हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहली बात तो सारे पार्टिकल का डिफरेंट होता है और ये रिपीट होता है पीरियोडिकली, मतलब टाइम टू टाइम ये क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इतना पॉइंट लिख लो, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस, ठीक है, टाइम के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। अच्छा, ऑल पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम, अलग से पॉइंट बना सकते हो, वहां वाला और यहां वाला ये सिमिलर पॉइंट है, डिफरेंस वाला पॉइंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वाला सिमिलर पॉइंट है। प्रोग्रेसिव में का भी सारे पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सेम होता है, यहां पर भी सबका सेम होता है। जो अलग होता है वो डिस्टिंग्विश में डालेंगे हम, समझ आ रहा है। वहां पर सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेम, यहां पर सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, समझ आ रहा है, विद इन अ लूप बात करूंगा तो डिफरेंट रहेगा। अच्छा, थ्रू ऑल द पार्टिकल एक्सेप्ट दोज एट नोड पजेस एनर्जी, देयर इज नो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा सुनो, ये एक स्टेशनरी वेव है, क्या ये स्टेशनरी है, तो बेसिकली ये एनर्जी को कहीं ले नहीं जा रहा है, समझ आ रहा है। उसके अंदर अगर बात करो प्रोग्रेसिव वेव में, प्रोग्रेसिव वेव में तो वहां पर एनर्जी एक जगह से, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव है, वो एनर्जी को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, पार्टिकल एक जगह पर ही वाइब्रेट कर रहा होता है, पार्टिकल नहीं जाता है, पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेगा, उसके बाजू वाला भी वाइब्रेट करना शुरू, उसके बाजू वाला भी, और इस तरीके से एनर्जी क्या होगी, आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब ट्रैवलिंग वेव की बात करता हूं तो ओनली एनर्जी इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पार्टिकल नहीं प्रोपोगेट होता है। अच्छा, यहां बात करें तो यहाँ पार्टिकल तो प्रोपोगेट वैसे भी नहीं होगा, अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा, यहाँ पर एनर्जी भी प्रोपोगेट नहीं होगी, क्योंकि कैसा वेव है, स्टेशनरी, अपनी जगह पर है, कहीं जा नहीं रहा है, ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो एनर्जी को कहीं ले नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भले ही सबके पास एनर्जी हो, सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, सबके पास एनर्जी है, देयर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टेशनरी वेव के अंदर क्या नहीं होता, जल्दी से बताओ, एनर्जी प्रोपोगेट नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, क्योंकि रुका हुआ। ट्रैवलिंग वाले में क्या होता है, एनर्जी इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देयरफॉर इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेशनरी बोलते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे ये पूछेगा ना, अगर जैसे मैं बोलता हूं कोई पार्टिकल है वो स्टेशनरी है, उसका वेलोसिटी बताओ, स्टेशनरी में तो समझ आता है ना, रुका हुआ है। अब ये स्टेशनरी वेव है, तो व्हाट इज द, एमसीक्यू सवाल पूछ सकते हो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव, 0। ट्रैवलिंग वेव की बात करेगा तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर्मूला है वहां पर, आ रही बात समझ में। प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव का वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होता है, v इज इक्वल टू, और वही इधर मत चिपका देना क्योंकि रुका हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इसका वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो उधर पे डिस्टिंग्विश का पॉइंट आ सकता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव वहां पर होगा v इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ द स्टेशनरी वेव इज 0। अच्छा, वहां पर आपको याद है सारे पार्टिकल का फेज अलग होता है, याद करो, ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट फेज। यहां पर एक लूप में अगर बात करूं ना, एक लूप कैसे बनता है, सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे, ठीक है, और एक साथ नीचे आएंगे, तो इन सारे पार्टिकल का विद इन अ लूप सबका फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम लेवल से उठ के ऊपर जाएंगे और फिर सेम लेवल पर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, यानी सबका फेज क्या रहने वाला है, सेम। देखो पॉइंट क्या है, ऑल द पार्टिकल बिटवीन एडजेसेंट नोड, एक के बाद एक आने वाला जो नोड होता है उसके बीच वाले पार्टिकल एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे जाते हैं, तो हैव इन फेज होते हैं, क्या होते हैं ये, या हैविंग सेम फेज, दे आर इन फेज बोला जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं दो लूप की बात कर रहा हूं, एडजेसेंट लूप, देखो मेरे पास, सुनो, अगर यहां वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे ना, एट द सेम टाइम यहां वाले कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो अगर इधर वाला और इधर वाले का फेज कंपेयर करूं तो बराबर, तो ये वहां 180 डिग्री बोल सकते हैं, अपोजिट फेज रहेगा, तो दे आर इन अपोजिट फेज या आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं इसको। ऑल द पार्टिकल इन द सेम लूप आर इन सेम फेज विच रिवर्स फॉर एडजेसेंट लूप, जो कि बाजू वाले लूप के लिए क्या है, उल्टा है, समझ आ रहा है। देयर इज नो प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, खत्म हो गया पार्ट। ये वाला पॉइंट का डिस्टिंग्विश में बहुत आसान हो सकता है, वहां पर बोलते हैं फेज चेंजेस पार्टिकल टू पार्टिकल, और यहां पर क्या बोलेंगे, विद इन अ लूप बोल सकते हो, या विद इन या बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, ऑल द पार्टिकल हैव सेम फेज, समझ में आ रहा है। यहां पर पार्टिकल टू पार्टिकल फेज चेंज नहीं होता है, यहाँ एक लूप से दूसरे लूप में जाओगे तब फेज चेंज होगा। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो। देखो डिस्टिंग्विश आपके सामने है बच्चों, अभी डिस्टिंग्विश आप पढ़ोगे सारी चीज समझ में आ जाएगी, एक बार पढ़ लेता हूं मैं।
अच्छा, यहां पर अगर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो ये कुछ वेलोसिटी से जाएगा विद डेफिनाइट वेलोसिटी, लेकिन यहां पर वेव का वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, बराबर। एम्पलीट्यूड सारे पार्टिकल का यहां पर सेम होता है और यहां पर क्या होता है, डिफरेंट होता है। हो गया, बहुत आसान है। अच्छा, यहां पर क्या बोल रहा है, पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ये पीछे पीछे चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, प्रोग्रेसिव वाला मैं बता रहा हूं, अगर आपने इसको ऊपर भेजा है ना ऐसे, तो ये भी साथ साथ पीछे आ जाएगा, तो क्रॉस नहीं करता है, ये साथ में पीछे पीछे चलता है। और यहां पर या मीन पोजीशन को बात करूं तो एक साथ क्रॉस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है आपका, तो ये आ रहा होगा, ये आएगा, उसके बाद ये क्रॉस करेगा ना, क्या साथ में क्रॉस करेगा, नहीं। और यहां पर क्या होता है, लूप के अंदर, लूप में ये सारे पार्टिकल यहां बैठे हैं, है ना, ऊपर गए, अपर लूप ये बनाया, उसके बाद साथ में आया इधर पे, तो यहां पर ये जो मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, कैसे करते हैं, साइमल्टेनियसली। कैसे करते हैं, देख लो एक साथ, ये ऐसे ऊपर गया, फिर देखो मीन पोजीशन पे साथ में आया, फिर ऐसे क्रॉस करके नीचे गया, तो मीन पोजीशन को ये कैसे करते हैं, साइमल्टेनियसली क्रॉस करते हैं। और यहां पर ये साइमल्टेनियसली नहीं करते, ठीक है। यहां पर सारे पार्टिकल मूविंग होते हैं, यहां पर सारे पार्टिकल मूविंग होते हैं, क्या बताओ, नोड वाले पार्टिकल स्टेशनरी होते हैं, नोड वाले पार्टिकल क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। खत्म, बहुत पॉइंट है बच्चों इसके अंदर। ये इधर उल्टा लिख दिया है इन्होंने, ये पॉइंट उल्टा है बच्चों, इधर प्रोग्रेसिव चल रहा है ना, इधर पे बोलो ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। हाँ ध्यान रखो, देखो टेक्स्ट बुक में, उसमें नोट्स में ऐसा लिखा है, तो इसको चेंज कर लो। हाँ, आपको अभी समझाया मैंने, ये ट्रैवलिंग वेव में क्या ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। स्टेशनरी वाले में तो ये वाला पॉइंट उधर जाना चाहिए, तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, स्टेशनरी है। फेज के बारे में बात कर लो, यहां पर एक पार्टिकल से बाजू वाले पार्टिकल में आऊंगा ना प्रोग्रेसिव में, तो फेज बदल जाएगा, लेकिन स्टेशनरी वाले में एक लूप के अंदर सारे पार्टिकल का फेज क्या रहने वाला है। अच्छा, अगर मैं बगल वाले लूप में बात करूं, ये पहला वाला लूप है, उसके बाजू वाला लूप है, तो उसमें कितना फेज में कितना डिफरेंस रहेगा, 180 डिग्री, बस वही बात करना है। समझ गए, हो गया पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट, चलो फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है फ्री वाइब्रेशन और कौन सा, फोर्स वाइब्रेशन। अच्छा, डिस्टिंग्विश कितना करोगे आप ना, सुनो, मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट याद कर लो आप, और बोर्ड एग्जाम में आपको डिस्टिंग्विश कितने मार्क के लिए, 2 ही मार्क के लिए पूछा जाता है। तो मान लो कोई एक पॉइंट अगर आपका गड़बड़, और आसान आसान टिक कर लो उसमें, जो आसान एकदम छोटे छोटे, बड़े बड़े करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, सुनो, फ्री वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, अगर हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग है आपके पास, हाँ, दोनों तरफ से मान लो क्लिप से लगाया गया, आपने फिक्स कर दिया, तो बीच में जैसे गिटार होता है ना, गिटार का तार होता है, आप उसको नहीं सुन, अब इधर सिंगर बन जाएगा तू, तो आप इसको एक बार प्लग करके क्या कर दो, छोड़ दो। अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से करेगा। अब ये फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है, कैसे वाइब्रेट कर रहा है, फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है, आपने एक बार सिर्फ उसको प्लग करके क्या कर देना है, छोड़ देना। इस वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे अपन, फ्री वाइब्रेशन बोलेंगे। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ इन फ्री वाइब्रेशन बॉडी एट फर्स्ट गिवन एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, आप उसको इनिशियली डिस्प्लेस करते हो और उसके बाद क्या करते हो, छोड़ देते हो। तो ये जो वाइब्रेशन चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, फ्री वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, जैसे मान लो किसी को झूला झूला रहे हो, तो आपने क्या किया, एक बार उसको पीछे लिया और छोड़ दिया, तो ये अपने आप फिर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, फ्री वाइब्रेशन। अब फोर्स क्या होगा, आप उसको पीछे लेके गए, फिर आप धक्का मारा, ठीक है, फिर आया, फिर धक्का मारा, समझ में आ रहा है, ये वाला वाइब्रेशन क्या हो, फिर उसके बाद एक बार और धक्का लगेगा, वो डायरेक्टली बाहर, हाँ, झूले से। अच्छा आप सुनो, जो नजदीक रहेगा उधर के कब्रिस्तान में,
बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड, अच्छा सुनो, एंड फोर्स इज देन विड्रॉन, मतलब आप फोर्स जो आपने लगाया उसको क्या कर दोगे, आप विड्रॉ कर लोगे। सिर्फ एक ही बार क्या करोगे, उसको इनिशियल फोर्स लगाओगे बस, उसके बाद फोर्स विड्रॉ करोगे, बार बार नहीं लगाते रहोगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, फ्री वाइब्रेशन बोले, क्या बोलेंगे? बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड कंटिन्यूज मोशन ऑन इट्स ओन, अपने आप वो क्या करता रहेगा, फिर मोशन करता रहे। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फर्दर कीप इन मोशन, मतलब उसको मोशन में रखने के लिए, खड़े हो जा, चल खड़े हो जा, अभी दूसरी बार हो गया तेरा, जा, अभी तू सिंगर बन रहा था, अभी बकवास कर रहा है, जा उधर खड़े हो। कुछ वो पूछना है, किसी को कुछ बताने का नहीं, इतना बड़ा नहीं हुआ तू अभी, चल खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। मेरे को परेशानी नहीं, तेरे को परेशानी है। हाँ, कुछ पाइल्स वाइल्स हुआ है क्या? क्या बता रहा था उसको, ए क्या पूछ रहा, फिजिक्स पूछ रहा है इससे? ओहो, ए कितने पॉइंट लिखने बताया मैंने तुम लोग को, कितने पॉइंट? क्यों पूछ रहा है तू उससे? फिर क्या पूछा है? हाँ, इतना इतना बड़ा नहीं हो गया तेरे से, अभी फिजिक्स पूछेगा वो। अच्छा अभी सुनो इधर पे, हाँ देख खड़ा करूंगा तेरे को मैं, ज्यादा बकवास करेगा तू तो। फिर बोलना मत मेरे से क्या तकलीफ है, मेरे को तकलीफ नहीं है, तेरे को कुछ तकलीफ रहेगी। एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा, फुल चेकअप। हाँ एडवर्टाइज आता है 1500 फुल चेकअप। ए इधर सुनो, फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम मीन्स सिस्टम वाइब्रेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कि सिस्टम जो है वो जो वाइब्रेट कर रहा है वो कितनी, कौन सी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है? अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जो उसकी लेंथ के हिसाब से, लेंथ पे डिपेंड कर रही है। समझ आ रहा है भी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला भी अभी बताऊंगा मैं आपको, ट्रांसवर्स वाली जो बात करेंगे। इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन बॉडी कंटिन्यूसली लूजेस इट्स एनर्जी। आपको मालूम है कि फ्री वाइब्रेशन में एनर्जी धीमे 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 कम होगी और फाइनली वो रेस्ट पर आ जाएगा। तो एनर्जी डिसिपेट होता है, क्या होता है? डिसिपेट होना मतलब एनर्जी लॉस होना, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अभी फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम ले लो, मान लो आप, है ना, आपने इसको ऐसे करके छोड़ दिया तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और धीमे 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 कम होके बाद में इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कौन से मीडियम में ये ऑसिलेट कर रहा है? एयर मीडियम में। तो हवा की वजह से इस पे लगेगा रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होगा, डिसिपेट होगा और फाइनली ये क्या आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। समझ गए? देयरफॉर अच्छा, इसकी वजह से अभी देखो एम्पलीट्यूड इसका कितना है, अभी यहां से छोड़ा तो ये यहां से लेकर यहां तक ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया है ना। अब ये धीमे धीमे क्या इसका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ, अगर एयर मीडियम में वाइब्रेट कर रहा है, जो भी मीडियम में वाइब्रेट कर रहा है उसकी वजह से। द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इवेंचुअली स्टॉप एंड द बॉडी कम्स टू रेस्ट, और बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसको एक्सप्लेन किया आपने? फ्री वाइब्रेशन को एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन किया भाई? फ्री वाइब्रेशन। अभी फोर्स्ड वाला कर लेते हैं। अच्छा, फ्री और फोर्स जो है ना, ये दोनों भी डिस्टिंग्विश के हिसाब से भी कर लेना आप। हाँ, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, कम से कम जो है कितने पॉइंट दिए गए आपको, ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, अब 3 पॉइंट कम से कम जो है ना इसमें से आसान वाले कर लेंगे। आ जाओ यहाँ पर देखते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपने इनिशियली इसको वाइब्रेट करा और छोड़ दिया तो फिर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से करेगा, और लेकिन कंटिन्यूसली आप फोर्स लगाते जा रहे हो तो, हाँ कंटिन्यूसली अगर फोर्स लगाते जा रहे हो, फोर्स आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो ये क्या करेगा भाई, ये कैसा हो जाएगा, फोर्स वाइब्रेशन हो जाएगा। अच्छा आप सुनो, if force vibration and external periodic force is applied on a body whose natural period is different from the period of force, मतलब इसके अंदर ना एक और ऑसिलेशन के अंदर अपन ने लास्ट टॉपिक किया था, ऑसिलेशन के अंदर भी था। अच्छा, कितने लोग ने सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है? आपको इसका एक्चुअल में इसका थियरी नहीं मालूम है ना, तो इसलिए गिरा नहीं पाते हो आप उसको। समझ में आ रहा है? सोनोमीटर का अभी थियरी पढ़ लोगे ना तो आपको उसमें बहुत लॉजिक समझ में आ जाएगा क्या करना है। अच्छा आप लोग क्या करते हो, ये तार होता है मालूम है,
और इसके ऊपर आप पेपर राइडर रखते हो, बराबर है, और आप क्या करते हो, ट्यूनिंग फोक लेते हो, ठीक है, उस पर रबर पे मारते हो और उसको या तो ये लकड़ी पे बॉक्स पे रखते हो या तो तार पे रखते हो। क्या दिखाया तुम लोग को, बॉक्स पे रख दो, है ना। तो अब होता क्या है, सुनो, वाइब्रेट कौन कर रहा है, आपका ट्यूनिंग फोक। अब क्योंकि आप इसको टच करते हो तो ये सबको जो है ना वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है, तो ये जो तार है वो भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वो भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। लेकिन कब वाइब्रेट करेगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेगा, जब उसकी जो लेंथ के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है और वो जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उससे क्या हो जाएगा, मैच करेगा, तब ये क्या करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो कब ये करेगा, कब ये करेगा, जब आपने जो ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल किया जिसका फ्रीक्वेंसी इसके लेंथ के हिसाब से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे क्या कर जाएगा, मैच करेगा, तब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तब क्या करेगा ये मैक्सिमम, और उस पर पेपर राइडर आपका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आपको वही पॉइंट ढूंढना होता है। तो आप लेंथ एडजस्ट करते हो, क्या करते हो, लेंथ एडजस्ट करते हो, और ट्यूनिंग फोक से एक ट्यूनिंग फोक सिलेक्ट किया, उसके बाद लेंथ एडजस्ट करते हो, एक लेंथ पर क्या हो जाएगा, पेपर राइडर गिर जाएगा। तो वो लेंथ उसका नेचुरल लेंथ हो गया, मतलब वो ऐसा लेंथ हो गया जिस पर वो क्या करेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। पेपर गिर गया तो आप उसको लेंथ को सिलेक्ट कर लेते हो, और ऐसे कितने बार 3 रीडिंग निकालते हो, 2 रीडिंग निकालते हो, मीन निकालते हो उसका, मालूम है नहीं मालूम है, ठीक है। तो सोनोमीटर भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं एक्चुअल में क्या इसको डायरेक्टली वाइब्रेट कर रहा हूं, मतलब ये जो तार है क्या इसको डायरेक्ट वाइब्रेट कर रहा हूं, नहीं, आप क्या कर रहे हैं, ट्यूनिंग फोक से इसको वाइब्रेट करवा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, ये किसी और के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट करेगा ना, और वो कंटिन्यूअसली, देखो ट्यूनिंग फोक ऐसे वाइब्रेट करेगा, समझ आ रहा है, और इसका वाइब्रेशन इसको ट्रांसफर होगा और ये भी वाइब्रेट करेगा। तो ये किसके अंडर, किसके इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट कर रहा है, इसके, और ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते जा रहा है और ये वाइब्रेट कर रहा है। ये वाइब्रेशन क्या कहलाएगा आपका, फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेचुरल कब कहता, जब मैं उसके लेंथ उसको डायरेक्टली प्लग करता और छोड़ देता, तो वो क्या हो जाता उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फ्री वाइब्रेशन कहलाता, ठीक है। लेकिन ये किसी और के इन्फ्लुएंस में, और वो बार बार फोर्स लगाते जा रहा है, वाइब्रेट करते जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फोर्स्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फोर्स्ड हो जाएगा, ध्यान रखिए। द बॉडी इज मेड टू वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दैट ऑफ एक्सटर्नल इंप्रेस फोर्स। सुनो, ये तार कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी से। लेकिन कब ये मैक्सिमम करेगा, जब इसकी नेचुरल इसके साथ क्या हो जाएगी, इसका जो लेंथ है ना, लेंथ, वो वाला लेंथ जिसका फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच कर जाएगा, तब जाके क्या करता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करता है, वाइब्रेट करता है। एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है इनका डिफरेंस कितना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 512 हर्ट्ज है, हाँ, और ये जो लेंथ है ना इतना तार, इसकी फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं, इस लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आ रहा है मान लो 400 हर्ट्ज। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 112। समझ आ रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है इसका लेंथ के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो इसके साथ मैच, ये फोर्स फ्रीक्वेंसी है और ये इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस लेंथ का। तो हम लोग लेंथ एडजस्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लेंथ एडजस्ट करते हैं, लेंथ एडजस्ट करते हैं। और लेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आपको पता है, फॉर्मूला मालूम है किसी को, फ्रीक्वेंसी वाला, तुम लोग ने किया है ना प्रैक्टिकल, हाँ, n इज इक्वल टू, इसमें भी मिल जाएगा तुम लोग को, हाँ, अरे उसमें किधर देख रहा है, इधर पे भी मिल जाएगा तुम लोग को। ये देखो, आपको देखो ये सोनोमीटर के बारे में है कि नहीं, इसमें 1/12, एक मिनट, √T/m, मिला मिला, 1/2L √T/m।
चलो क्या ठीक है, देख लिया आप लोग ने ये फॉर्मूला, देखा कि नहीं? सुनो बच्चों, ए एन का फॉर्मूला होता है वो जो तार है ना, सोनोमीटर का तार, सोनोमीटर का जो तार है, दो एजेस के बीच में जो लेंथ होगा उसके साथ रिलेशन क्या है? अच्छा, फ्रीक्वेंसी और एल में क्या रिलेशन है? अब सुनो, आपने जो ट्यूनिंग फोर्क इस्तेमाल किया उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वाला मैंने बात किया 512 हर्ट्ज। आपको डिफरेंट डिफरेंट देता है ना, 256 है ना, 384 ऐसे, 431 या 426 वगैरह कुछ ऐसा रहता है। अच्छा आप सुनो, 512 हर्ट्ज आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिया हूं मैंने, और यहां पर जो लेंथ है उसका फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 400 आ रहा है नेचुरल, ठीक है। अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है मैक्सिमम, वो तो आपको दिख के ही मिल जाएगा, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। तो आप मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी और लेंथ में रिलेशन क्या है? इनवर्स है। तो अगर मेरा ये फ्रीक्वेंसी 400 आ रहा है और मैं चाहता हूं कि ये 500 के करीब जाए, तो मुझे लेंथ को क्या करना पड़ेगा? लेंथ को कम करना पड़ेगा। तो आप दोनों के जो एजेस है ना उसको करीब लेकर आओगे। अब ये लेंथ एडजस्टमेंट कहां करोगे? बढ़ाओगे कि घटाओगे? तो मैं अगर लेंथ कम करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं लेंथ को क्या करूंगा? डिक्रीज करूंगा। इसकी फ्रीक्वेंसी जो अभी 400 थी वो कितनी होगी? 500 के करीब आएगी। और जब ये 512 के करीब आ जाएगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा और पेपर राइडर गिरेगा। तो पेपर राइडर कब गिरता है? जब ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी और जो दो एजेस के बीच में, नाइफ एजेस बोलते हैं उसको, उसके बीच में जो तार का लेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी जब ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाएगी? मैच होगी, तब जाके ये क्या करेगा? मैक्सिमम डिस्प्ले, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करता है? वही आपको ढूंढना होता है, वही लेंथ आपको ढूंढना होता है। आई बात समझ में? तो देखो, आप एक्सपेरिमेंट शुरू कैसे करते हो? आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हो कि कम से करते हो? कम से शुरू करते हो। तो आप जब अगर कम लेते हो, कम ट्यूनिंग फोक लिया है, मान लो आपने 256 वाला इस्तेमाल किया, 256 वाला, तो आपका लेंथ क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। समझ आ रहा है? अब वो पर्टिकुलर लेंथ पर आपको 21, 22, 25, 26 सेंटीमीटर पर आप कुछ एडजस्ट करोगे शुरुआत में। आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो आपको वो रेंज याद रखना है लगभग, कि ये वाला कितने रेंज में मिलेगा, तो उतने में पहले से ही आप क्या करने का? एडजस्ट कर देने का, दोनों नाइफ एडजस्ट, दोनों के बीच का लेंथ। फिर उसके बाद धीमे धीमे उसको, अब देखो मुझे क्या करना है, मेरा कम फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। तो मैं लेंथ लेंथ क्या करूंगा? ज्यादा रखूंगा। लेंथ ज्यादा रखूंगा तो ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? कम आएगा। तो हमारे ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा? मैच होगा। अच्छा, जैसे ही आपको 3 रीडिंग मिल जाती है, पेपर राइडर गिर जाता है, फिर नेक्स्ट ट्यूनिंग फोक लेते हो आप। नेक्स्ट ट्यूनिंग फोक आप क्या करोगे? मान लो 312 वाला यूज़ किया आपने, 341 वाला कुछ इस्तेमाल किया फॉर एग्जांपल, या जो भी नंबर रहेगा आपका वो इस्तेमाल किया, तो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया है, तो लेंथ को क्या करूँ यहाँ पर? लेंथ को कम करूंगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ का भी क्या होगा? बढ़ेगा, और हमारे ट्यूनिंग फोक के साथ क्या होगा? मैच होगा, और फिर वापस पेपर राइडर गिरेगा। तो आपको क्या करना है समझ में आ रहा है? जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे, सोनोमीटर आपका सबको ही रहता है लगभग, और आता है बहुत बच्चों का भी। यहाँ से कम हम 10-15 बच्चे लोग को सोनोमीटर आएगा एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल में। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको उसमें मेजर वाला करना होता है और फिर एक्टिविटी करना होता है, तो आता ही है लगभग। सोनोमीटर में भी दो है ना, 1 और 2। समझ में आ रहा है? सोनोमीटर का ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आपको? एक्सपेरिमेंट करते वक्त ना ये चीज कोई सिखाता नहीं कि क्या एडजस्टमेंट है, बस आपको बोल देते हैं कि इसको बढ़ाओ, इसको कम करो। क्यों कम करो वो फॉर्मूले से समझ में आता है। आई बात समझ में? ये टेक्निक आपको समझ में आ गया तो फिर प्रैक्टिकल हो जाता है इजीली। नहीं तो क्या करते बच्चे? जबरदस्ती लेंथ पर पेपर राइटर गिरा देते फूक मार के। हाँ, तो फिर वो रीडिंग आपकी बराबर नहीं आएगा, ग्राफ बराबर नहीं बनेगा, कैलकुलेशन बराबर नहीं होगा। अच्छा खैर ठीक है। तो मेरे ख्याल से फोर्स वाला भी आपको समझ में आ गया ना? तो ट्यूनिंग फोर्क से जब आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हो, वो कौन सा वाइब्रेशन हो गया? फोर्स्ड हो गया। और डायरेक्टली प्लग करते हो और छोड़ देते हो, फ्री वाइब्रेशन हो गया। समझ गए? बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात, एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। String or air columns can also undergo forced oscillation if the frequency of external source of sound in
इज क्लोज टू द, अच्छा ये रेजोनेंस कितने लोग ने किया है? रेजोनेंस, रेजोनेंस ट्यूब कितने लोग ने किया है? बराबर, बोलो बोलो। रेजोनेंस वाला किया है? रेजोनेंस, इसमें साउंड निकालते हो आप। सुनो, अभी आप लोग ने देखा होगा कि आपके पास एक ट्यूब होता है, उसमें मतलब प्लास्टिक का ट्यूब रहेगा, इसमें पानी भरोगे, फिर उसके अंदर आप एक सिलेंड्रिकल ट्यूब डालते हो जो कि आपका, और ऑर्गन पाइप अपन उसमें उससे रिलेटेड ही अभी टॉपिक करने वाले हैं। एल्यूमिनियम का आपका ट्यूब होता है, ऊपर आप क्या करते हो, ट्यूनिंग फोक से वाइब्रेट करते हो। अब ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी, अब अंदर जो एयर है ना, तो जैसे ही आप ट्यूनिंग फोक ऊपर लगाते हो, यहाँ का एयर वाइब्रेट करने लगता है। क्या करने लगता है? एयर वाइब्रेट करने लगता है, और अंदर बनता है स्टेशनरी वेव। कौन सा वेव बनता है? स्टेशनरी वेव। अब सुनो बात को, आपको एक लाउड साउंड सुनाई देता है और आपको मालूम है तभी रीडिंग लेना है। मालूम है? जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको मालूम। ट्यूनिंग फोक जब मैं ट्यूब के ऊपर रखता हूं तो यहां पर एयर कॉलम क्या करता है? वाइब्रेट करता है, और एक साउंड आपको एक पर्टिकुलर लेंथ पर क्या होगा, एक साउंड सुनाई देता है, और आपको फिर पाइप का लेंथ मेजर करना है। बराबर है? उसको क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस में होता क्या है, ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी और अंदर जो एयर कॉलम है उसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? मैच हो जाता है, तब आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है। जिस तरीके से सोनोमीटर में ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी और वायर का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? तार का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, तो ये मैक्सिमम वाइब्रेट करता है। वैसे ही अंदर जो एयर है वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ जब वाइब्रेट करता है तो एक साउंड क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? और आपको कैसे पता चलता है कि रेजोनेंस हुआ है? साउंड से। कैसे पता चलता है? साउंड से। वी हियर अ लाउड साउंड, रेजोनेंस होता है तो आपने को क्या सुनाई देता है? एक लाउड साउंड सुनाई देता है। वाइब्रेशन इन ड्रिल मशीन एंड वॉशिंग मशीन, ठीक है? ट्यूनिंग फोक पे लिखा रहता है नंबर। समझ में आ रहा है? हाँ, स्ट्रिंग का तो लेंथ उससे एडजस्ट हो जाएगा ना। फॉर्मूला भी बताया ना मैंने आपको, फॉर्मूला बताया ना, एन इज इक्वल टू, ये देखो सुनो, ये एक और चीज अगर बच्चों आपको नहीं मालूम है, सुनेंगे सही बच्चे? ये फॉर्मूला है ना, इससे फ्रीक्वेंसी निकलता है, वो जो तार है उसका। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। आप तार में ना नीचे कुछ वेट लटकाओगे, तार में वेट लटकाते हो ना, जिससे टेंशन क्रिएट होता है, और वो वेट ही आपका टेंशन के बराबर होगा। हम लोग लॉज ऑफ मोशन में नहीं करते, जितना वेट लगाया उतना ही रस्सी में क्या होता है? टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, रस्सी का तार रहता है वहां पर, तो ये टी आपका बेसिकली क्या होगा, यहां ध्यान रखना, वेट होगा। मान लो आपने ऐसे 500 की प्लेट होती, 500 ग्राम की, 500 ग्राम मतलब कितना हो गया? आधा किलो। जैसे 2 प्लेट लगाया मतलब आपने 1 kg लगाया, 4 प्लेट लगाया मतलब आपने 2 kg लगाया। ध्यान रखिए, जो हैंगर होता है उसका भी खुद मास रहता है, तो वो भी 500 का रहता है, तो उसकी प्लेट और फिर और 3 प्लेट अगर काउंट करके आप 2 kg बात कर रहे हो, तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 2 kg वेट। कितना हो जाएगा? अच्छा, केजी वेट में नहीं रखना है इसको, 2 इंटू जी के, ये केजी वेट जो है ना 9.8 रखोगे तो ये न्यूटन हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये आपका कौन होगा? टेंशन होगा। तो टेंशन आपका कौन होता है? किसके बराबर होता है? वेट के बराबर होता है। तो वेट आपने मान लो 2 किलो रखा हुआ है, तो 2 इंटू कितना कर देंगे? 9.8। अरे मैं ऐसे बताता हूँ ना, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है कि नहीं? मास आपने 2 kg रखा हुआ है, जी की वैल्यू कितनी? तो 2 इंटू 9.8 कर दो, 19 पॉइंट, है ना? कुछ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट में 2.5 किलो रखा होगा, तो 2.5 इंटू 9.8, ये आपका कौन हो जाता है? टी हो जाता है। अच्छा, स्मॉल एम की वैल्यू आपको दी जाती है। स्मॉल एम कौन होता है? स्मॉल एम होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्या होता है ये? तो ये वैल्यू आपको दे देता है, जो आपने तार इस्तेमाल किया है उसका यूनिट लेंथ का मास कितना है। समझे? आपके या तो जनरल में लिखा होगा, वो नंबर याद करके जाने का। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दी वायर, जो वायर इस्तेमाल कर रहे हो उसका यूनिट लेंथ का मास कितना है ये पता रहेगा। लेंथ आप कैलकुलेट करते हो, पुट करा तो एन मिल जाएगा। समझे? ऐसे मिलता है। ओके, ये डिस्टिंग्विश अभी कर लेना, ये दोनों अपन ने विस्तार से बात कर लिया है। डिस्टिंग्विश कम से कम इसमें से आसान पॉइंट ढूंढ लेना, कितने? कम से कम 3। कोई भी डिस्टिंग्विश प्रिपेयर करो, कम से कम 3 प्रिपेयर करो, एग्जाम में अपने को 2 का काम आ जाएगा, है ना? आसान वाले पॉइंट लिख देना, ठीक है? चलो,
नेक्स्ट अभी हमारा जो टॉपिक है बच्चों, हार्मोनिक्स। ये हार्मोनिक वाला हुआ, फिर पाइप वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ए इधर सुनो, हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन याद करना है सबको। हाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल मोड क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, उसकी कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको रिक्वायर्ड है कि वो उस पर वाइब्रेशन शुरू कर देगा वो। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, वाइब्रेट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल आपका कौन होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, बोलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, जल्दी से बोलो। ये कम से कम, इससे कम रहेगा तो वाइब्रेट नहीं करेगा, तो कम से कम इतने पर क्या होने लगेगा, वो वाइब्रेट होने लगेगा। तो व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? बराबर, किसी बॉडी का मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर वो वाइब्रेट करेगा उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, डेफिनेशन हो गया। अच्छा, इस मोड को अपन क्या बोलेंगे जिस पर ये जिस फ्रीक्वेंसी पर, फंडामेंटल पर अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये मोड क्या कहलाएगा? अपने डिफरेंट डिफरेंट मोड्स बात करेंगे अभी, समझ में आ रहा है? तो ये वाला मोड क्या कहलाएगा? फंडामेंटल मोड। तो अगर मतलब अलग अलग वेज रहेंगे, तो अभी पहला जो मोड है उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो? फंडामेंटल मोड बोलेंगे। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको, रुको। द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम, ऐसा मोड जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम हो यानी फंडामेंटल हो, फंडामेंटल मोड कहलाएगा। अच्छा, आप सुनो, अभी हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होते हैं? हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होते हैं? The term harmonic is used when frequency of particular overtone is an integral multiple of fundamental frequency. अच्छा, सबसे पहले आप हार्मोनिक वर्ड कब इस्तेमाल करते हो? कब इस्तेमाल करते हो? जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद नेक्स्ट जब फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर ये वाइब्रेट करेगा, वो पहले वाले के कुछ इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो मतलब आगे जब बढ़ते जाऊंगा मैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसपे फिर वाइब्रेट करेगा ये, और जो कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी का कितना है? 2 गुना है, या 3 गुना है, या 4 गुना है, या 5 गुना है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल है। तब आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हो? हार्मोनिक। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट करती है कितने पर? सबसे पहले N0 पर, ये इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद ये फिर से वाइब्रेट करता है इसके डबल पर। किस पे डबल? किसके? N0 के डबल पर। फिर से वाइब्रेट करता है इसके ट्रिपल पर। समझ आ रहा है? तो ये आपका फंडामेंटल है। ये कौन है? और ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है। क्या है ये? फंडामेंटल के जस्ट ऊपर आने वाला क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे फिर? सेकेंड ओवरटोन। तो आपको ओवरटोन मतलब समझ में आ रहा है? टोन के ऊपर आने वाला, ओवरटोन। तो मेरा टोन कौन कहलाएगा? ये फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके जस्ट आने वाला फर्स्ट ओवरटोन, पहला ऊपर आने वाला फ्रीक्वेंसी जिस पर ये वाइब्रेट करेगा। ओवरटोन का मतलब समझ में आ गया? अच्छा, इन सब के लिए क्योंकि ये जो ओवरटोन है वो क्या है? फंडामेंटल का क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है ना, ऐसे एंड सो ऑन। तो इनको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक्स। तो आप सुनो, ये पॉइंट का मतलब समझा दिया। इधर आ जाओ। कौन से केस में जब हम लोग बात कर रहे होंगे? कोई स्ट्रिंग वाला केस, जैसे सोनोमीटर वाला केस था। कौन सा? सोनोमीटर, स्ट्रिंग वाला केस। और एयर कॉलम, एयर कॉलम कौन सा? रेजोनेंस वाला। एयर कॉलम वाला कौन सा? पीछे बॉयज ध्यान देंगे सभी बच्चे। कौन कौन से केस में हम लोग हार्मोनिक्स की बात करने वाले हैं? स्ट्रिंग वाले केस में और एयर कॉलम। ठीक है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ओवरटोन्स, तो ओवरटोन्स जो होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है? फंडामेंटल। फंडामेंटल का क्या होता है? इंटीग्रल, यानी इंटीजर कोई नंबर होगा उसका मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे करके बात कर रहा हूं। अब स्ट्रिंग वाले में क्या केस होगा, फिर पाइप वाले में क्या केस होगा, ऑर्गन पाइप में, वो अपन बात करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखोगे ओवरटोन जो है वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल होता है। क्या बोलेंगे? बोलो। ओवरटोन
आर व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। अच्छा, ऑल हार्मोनिक्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ गिवन साउंड। अभी सारे अच्छा हार्मोनिक्स इसको बोलते हैं, सुनो। ओवरटोन तो मैंने समझा दिया, फंडामेंटल के ऊपर आने वाला कौन होता है, जल्दी बोलो, ओवरटोन। अच्छा, ये फंडामेंटल का कितना गुना है, एक गुना है, इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? अच्छा, ये फंडामेंटल का कितना गुना है, दो गुना है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक। ये तीन गुना है, थर्ड हार्मोनिक। अब सुनो, जरूरी नहीं है कि सारे हार्मोनिक्स उस केस में, पर्टिकुलर केस में प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये इवन मल्टीपल वाला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ ऑड ऑड ही है, 3 है, उसके बाद डायरेक्टली 5 टाइम्स ऑफ एन नॉट है, फिर 7 टाइम्स ऑफ एन नॉट है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ, सॉरी ऑड वाले प्रेजेंट है, इवन वाले प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन से वाले केस में अपन बात करेंगे आगे चल के, अभी डेरिवेशन करेंगे तो बता दूंगा। लेकिन यहाँ पॉइंट याद रखो कि जरूरी नहीं है कि सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो। एक बार वापस से जरा बात करता हूं, एन नॉट आपका कौन हो जाएगा, जल्दी से बताओ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एन नॉट कौन हो जाएगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, करने वाला है, वाइब्रेट करने वाला है। अच्छा, हार्मोनिक्स में इसका नाम बताओ, कौन सा हार्मोनिक है ये, फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल का कितना गुना है, ये एक गुना है, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है। हार्मोनिक में नाम क्या पड़ेगा इसका? अच्छा, ओवरटोन बात करूंगा तो जैसे ये 2 टाइम्स ऑफ एन नॉट है, ये फंडामेंटल के जस्ट ऊपर आने वाला है ना, तो ये कौन हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ये नेक्स्ट आ रहा है, ये कौन हो जाएगा, सेकेंड ओवरटोन। अच्छा, हार्मोनिक्स में नाम बताओ, ये कौन है? हाँ, अरे हार्मोनिक में मैंने बोला कि फंडामेंटल के पहले जो नंबर है वही हार्मोनिक का नंबर है। 1 टाइम्स ऑफ एन नॉट फर्स्ट हार्मोनिक, 2 टाइम्स ऑफ एन नॉट, 3 टाइम्स ऑफ एन नॉट। समझे बात को? हार्मोनिक और ओवरटोन, हार्मोनिक्स और ओवरटोन। तो फंडामेंटल के जस्ट ऊपर आने वाला पहला फ्रीक्वेंसी आपका फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होगा बच्चों, ये नहीं प्रेजेंट होगा, कहीं कहीं पर आप देखोगे कि 2 एन नॉट नहीं है, डायरेक्ट 3 एन नॉट है। तो आप बताओ फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, बराबर, तो इसके जस्ट आप आने वाला कौन है, ये। हाँ, लेकिन हार्मोनिक में उसका नाम वही पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं, जैसे 3 नंबर दिखाई दे रहा है, थर्ड हार्मोनिक, तो इसके अंदर सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं रहेगा, फिर फोर्थ वाला प्रेजेंट नहीं रहेगा, फिफ्थ रहेगा, तो सिर्फ ऑड वाला प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, आप सुनो, ये पॉइंट का मतलब समझा, क्या बोला ये, जरूरी नहीं है कि सारे हार्मोनिक्स किसी पर्टिकुलर केस में प्रेजेंट हो। चलो, ओवरटोन्स क्या बोला, द टोन्स और द साउंड। नोट, टोन मतलब क्या होता है, साउंड आपका, या कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, हुज फ्रीक्वेंसी आर ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल से क्या हो, ग्रेटर हो, आर कॉल्ड ओवरटोन्स। अच्छा, ओवरटोन्स आर ओनली दोज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन गिवन साउंड। तो किसी गिवन साउंड के अंदर ओवरटोन्स कौन होते हैं, जो सच में प्रेजेंट हैं। अभी फॉर एग्जांपल सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एन नॉट, 3 टाइम्स ऑफ एन नॉट, 4 टाइम्स ऑफ एन नॉट, और सम टाइम आपका 2 टाइम्स वाला प्रेजेंट नहीं रहेगा, डायरेक्ट 3, 4 वाला प्रेजेंट नहीं रहेगा, डायरेक्ट 5। तो ओवरटोन्स कौन होते हैं, जो एक्चुअल में वहां पर जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपका क्या करेगा, वाइब्रेशन होगा। समझ गए? अभी इसको, ये तो थियोरेटिकली बात करें, अभी जब हम लोग बात करेंगे इसका डेरिवेशन तो और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल, देखो ये डेफिनेशन हो गया। फर्स्ट ओवरटोन किसको बोलेंगे, फंडामेंटल के जस्ट ऊपर आने वाला पहला फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड आने वाला, सेकंड ओवरटोन। तो द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर इज सेकंड ओवरटोन, एंड सो ऑन। एन नॉट के ऊपर फॉर एग्जांपल 2 एन नॉट आया, 2 एन नॉट कौन है, फर्स्ट ओवरटोन है। हार्मोनिक्स कौन सा है, सेकंड हार्मोनिक है। 3 एन नॉट भी प्रेजेंट है, 3 एन नॉट ओवरटोन्स में बताओ कौन सा है, सेकंड ओवरटोन है, और हार्मोनिक्स में खत्म हो गई कहानी। चलो, अभी हमारा बात करेंगे हम लोग ऑर्गन पाइप। ये ऑर्गन पाइप क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, समझ में आ रहा है? इसमें 2 केस होगा, दोनों तरफ से ओपन है, और एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्या है, organ pipe, a device in which air column is vibrated to produce sound wave of desired frequency is called organ pipe। तो organ pipe क्या होता है,
एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है जिसके अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट करता है और साउंड क्रिएट करता है, आवाज निकालता है। समझ में आ रहा है? ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप कितने तरीके के, कितने टाइप के हैं? दो। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब एक जगह से बंद रहेगा, एक जगह से क्या रहेगा, तो क्लोज्ड एट वन एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड एट वन एंड या ओपन एट वन एंड, मतलब वही हो गया कि एक जगह से बंद है, दूसरी जगह से क्या है, खुला। अच्छा, ओपन ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से खुला रहेगा। तो क्लोज मतलब दोनों तरफ से बंद नहीं रहेगा, क्लोज्ड एट वन एंड। आप जब वाइब्रेट कराओगे तो कहीं से जाना तो चाहिए ना साउंड, नहीं आ रही बात समझ में? तो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गन पाइप वन एंड इज ओपन एंड अनदर एंड इज क्लोज्ड। ए क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब समझ लो दोनों तरफ से बंद नहीं, एक तरफ से बंद और दूसरी तरफ से खुला रहेगा। और ओपन बोलेगा तो दोनों तरफ से ओपन। नहीं समझे बात को? इधर आ जाओ। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डेरिवेशन 3-3 मार्क का सवाल आएगा बच्चों, बहुत इजीली कर पाओगे आप, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निक सीखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर टेक्निक पता है 3-3, 4-4 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे और बहुत बढ़िया से कर लोगे। कुछ बड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैथमेटिकल स्टेप देखोगे यूं हो जाएगा, 3 बार में 3 स्टेप सॉल्व करना है, हो जाता है सॉल्व। सवाल क्या, पहले सुनो सवाल क्या है, सुनो। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। शुरू करें? अच्छा, पाइप कौन सी बात कर रहा है, सुनो। आपको दो पाइप का डेरिवेशन करना है सिर्फ, एक क्लोज्ड एट वन एंड और ओपन एट बोथ दी एंड्स। दो आपको पाइप का डेरिवेशन करना है। सबसे पहले कौन सा है, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑड हार्मोनिक्स का क्या मतलब। ऑड हार्मोनिक्स मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल का, जैसे 1 टाइम्स ऑफ एन नॉट, 2 टाइम्स ऑफ एन नॉट, 3 टाइम्स ऑफ एन नॉट। तो अगर कौन से पाइप की बात कर रहा है, क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब ऐसा पाइप जो एक जगह से बंद हो और दूसरी जगह से क्या हो, खुला हो, तो उसके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, यानी 1 एन नॉट, 3 एन नॉट, 5 एन नॉट, 7 एन नॉट, या सिर्फ एन भी लेते हैं सिंबल। आप एन नॉट बोल रहे हो तो फंडामेंटल है, ध्यान रखिएगा। समझ गए? सिर्फ वो प्रेजेंट होते हैं। आप इसको प्रूफ करके बताओ। आप कैसे करेंगे, सुनो। अब इसके अंदर आपको 3 केस करना है। सबसे पहले डायग्राम समझ लो। ये आपका पहला डायग्राम है और सब डायग्राम का खेल है बच्चों। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया? पूरा स्टेप आपने एक स्टेप समझ लिया ना, तीनों मतलब सिमिलर ही है। और ये डायग्राम का खेल है। डायग्राम में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है बताओ मुझे। अंदर कुछ बन रहा है, जरा चेक करो अंदर क्या बन रहा है। जैसे ही आप ट्यूनिंग फोक ऊपर रखते हो ना, तो एयर कॉलम वाइब्रेट होता है और यहां पर कुछ बनता है। बताओ क्या बनेगा? स्टेशनरी वेव। ये कौन सा वेव है, मैंने पहले ही बताया था, ऑर्गन पाइप के अंदर क्या बनता है, स्टेशनरी वेव बनेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके अंदर लूप दिखाई दे रहे हैं क्या? सब में अलग अलग लूप दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसमें कितना लूप है? अगर आप देखोगे तो इसमें कितना लूप है? पहले वाले में लूप देखो कितना है, आधा लूप है। पूरा लूप का आधा नहीं दिखाई दे रहा आपको ये? अरे बोलो ना, पूरा लूप कैसा होता है? ये पूरा लूप है, ऐसा ये पूरा लूप होता है, इसका आधा है ना, तो आधा लूप है। नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट वाले डायग्राम में कितना लूप दिखाई दे रहा है? ओके, तो आपको 1.5 लूप दिखाई दे रहा है, ये एक है और ये आधा है। नेक्स्ट वाले में, अच्छा मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि आपको पहले कितना लूप बनाना है, आधा, फिर नेक्स्ट वाला उसमें एक बढ़ा देना है, उसमें नेक्स्ट बनाएंगे फिर से एक बढ़ा दूंगा, तो एक एक का इंप्रूवमेंट कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है, ऐसे बोल देंगे। अच्छा, अब आधा बनेगा शुरुआत में या एक बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? सुनो, जैसे अब मैं बात करूंगा, इसके बाद का एक और डेरिवेशन है जो कि इसका सिमिलर है। ये देखो, ये कौन सा वाला है, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। इधर क्या चेक कर रहे हो आप? ये पहले डायग्राम में कितना लूप है बताओ? एक लूप है, आधा इधर आधा इधर। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखो, 2 है, बीच में एक पूरा आ गया और आधा 2 हो गया, मतलब एक के बाद 2, यानी एक ही बड़ा इसके अंदर भी। तो आपको बस आप शुरुआत वाला याद रखना है कि शुरुआत में
आधा बनेगा या एक बनेगा, दोनों में जब डिफरेंस आप करोगे, दोनों डेरिवेशन साथ में प्रैक्टिस करना है अपने को, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, सिमिलैरिटी समझ में आएगी, तो दोनों एक साथ बहुत बढ़िया से कर लोगे आप। अच्छा, अब टेक्निक क्या है सुनो। ये तो समझ में आ गया कि भाई मेरे को अगर मैंने पहली डायग्राम का लूप डिसाइड कर लिया कि कितना बनेगा, तो नेक्स्ट में एक एक बढ़ाते ही जाना है। अब टेक्निक समझो बच्चों, बहुत इजी है ये वाला आंसर, हर एक बच्चा कर सकता है इसको बहुत ही बढ़िया से। चलो आपके पास ये ऑर्गन पाइप है, ये वाला एंड क्या है, क्लोज्ड है। ध्यान रखिएगा, जो एंड क्लोज्ड होता है, टेक्निक क्या सुनो, जो एंड क्लोज होता है वहां पर हमेशा नोड बनेगा, वहां पर क्या बनेगा, और जो ओपन होता है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमेशा आपका क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। तो ओपन एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड, और क्लोज एंड पर क्या बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये एक पाइप दे देता हूं और इसमें फंडामेंटल का मैं स्टेशनरी बनाने बोलता हूं आपको, तो आप सब मिनिमम से मिनिमम कितना लूप बना सकते हो इसके अंदर, मिनिमम सबसे। इधर क्लोज एंड पर क्या बनता है, नोड, तो यहां पर एक नोड आ जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा, एक एंटी नोड। ओपन है, ओपन, दिस इज ओपन एंड, दिस इज क्लोज एंड। क्लोज पे क्या बनेगा, नोड, और ओपन पे क्या बनेगा। अच्छा, नोड और एंटी नोड सबसे मिनिमम क्या हो सकते हैं, बगल वाले हो सकते हैं, आजू बाजू वाले। तो एक एंटी नोड और नोड में आधा लूप होता है, कितना लूप होता है, आधा। तो ये समझ आ गया, तो ये आपका बन गया, तो यही सबसे मिनिमम है, इससे मिनिमम और नहीं बन सकता है। नोड और एंटी नोड का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, जो बगल वाले हैं, λ/4, और जो कि अपना कौन होता है, आधा लूप बनता है, जरा चेक करो उसको, ये एंटी नोड और ये क्या हो गया, नोड, तो मिनिमम यही हो गया ना, और ये कितना होता है आपका, λ/4। तो नोड और एंटी नोड का मिनिमम जो डिस्टेंस हो सकता है वो क्या हो सकता है भाई, λ/4, और वो आधा लूप बनेगा, कितना लूप बनेगा, इससे कम नहीं बना सकते। तो ये आपका मिनिमम है, ये आपका क्या है, मिनिमम। अब सुनिए बात को, इधर ध्यान दीजिएगा। एंटी नोड ना बच्चों पाइप के थोड़ा सा ऊपर बनता है, पाइप के कहां बनता है, थोड़ा सा ऊपर बनता है, और इसको हम लोग बेसिकली ई बोलते हैं, इसको एंड करेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं, जो कि 0.3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर होता है, इसका डायमीटर है ना, इसका कितना टाइम्स होता है, 0.3 टाइम्स। ये भी आप रेजोनेंस करते हो ना, उसके टेबल के ऊपर करते हो, उसमें लाइन में डायमीटर वगैरह मालूम है, वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हो, उसका 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर की वैल्यू पता चल जाती है। इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं, ये ऐसे निकालते हैं प्रैक्टिकली। ओके, पाइप का लेंथ है स्मॉल एल, पाइप का लेंथ क्या है, तो स्मॉल एल प्लस ये ई, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या होता है, स्मॉल एल प्लस, तो कैपिटल एल कौन है, ये कैपिटल एल कौन है, स्मॉल एल प्लस ई, स्मॉल एल प्लस, तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ले सकते हो, और प्लस एंड करेक्शन। हाँ ध्यान रखिएगा। अच्छा मुझे बताओ, यहां तक आपका आधा लूप बनाना, ये बात नहीं करो, हाँ फटाफट होने वाला है ये अभी। आधा लूप का लेंथ कितना होता है, λ/4। तो आप L इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो डायग्राम बनाना है, समझ में आ रहा है, डायग्राम बनाना है। और L इज इक्वल टू λ/4 क्यों लिखा है, समझ में आ गया। आधे लूप का लेंथ याद रखो कितना है, भाई कितना याद करने, आधे लूप का लेंथ कितना है ये याद करेगा, वो पूछ रहा हूं मैं गधे, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। इफ यहां से ना बच्चों ए लंगड़ा निकाल लो, L इज इक्वल टू λ/4 है, बोलो बोलो, 4 को यहां भेजा तो 4L, तो यहां से आप निकालोगे लैम्डा इज इक्वल टू, अब इसको पकड़ के रखो, अच्छा अब हम लोग क्या बात करेंगे, फॉर फंडामेंटल मोड ये डायग्राम बना दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, फंडामेंटल मोड बोलेंगे। अच्छा आप सुनो, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वेव तो जीरो है, लेकिन पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ना, तो
और कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, n। ओके, तो वेलोसिटी क्या निकल कर आएगा, v का फॉर्मूला क्या है, एफ एन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, v का फॉर्मूला n लैम्डा मालूम है। अच्छा, n का फॉर्मूला क्या बनेगा इधर से, ए v इज इक्वल टू एन लैम्डा, पता है ना सबको, बोलो बोलो, n का फॉर्मूला क्या बनेगा, v बाय लैम्डा। अच्छा आप सुनो, आगे सुनो, लैम्डा आपने कितना निकाल रखा है, लैम्डा 4l, तो लैम्डा की जगह क्या लिखोगे, ये आपका n आ गया, ये n कौन सा फ्रीक्वेंसी था, कौन सा, फंडामेंटल, क्या बोलेंगे। अच्छा कैपिटल L की जगह मैंने क्या बोला आपको, क्या लिख सकते हो आप, L प्लस ई लिख सकते हो, ठीक है, अगर एंड करेक्शन करेक्ट वो करते हो। ए n का फॉर्मूला आप याद कर लो, इस पे न्यूमेरिकल बनता है आपका बोर्ड एग्जाम में। कौन से पाइप की बात चल रही है जल्दी से बताओ, क्लोज एट वन एंड में, तो उसका फंडामेंटल कितना आता है, v अपॉन 4l, v अपॉन क्लोज एट वन एंड, v अपॉन 4l, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। आपको क्वेश्चन में क्या दे देता है, कैपिटल L दे देगा, v दे देगा और बोलेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो, करना क्या, v बाय 4l। आप कंफ्यूजन किधर होता है, क्योंकि जब आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हो ओपन एट बोथ दी एंड वाला, तो आप वो v बाय 2l लगाओ कि v बाय 4l लगाओ, तो आपको ध्यान रखना है क्लोज एट वन एंड वाले में क्या करेंगे आप, v बाय 4 लगाएंगे, और ओपन वाले में क्या लगाएंगे, v बाय 2l होगा, अभी करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। और उसके अंदर फिर एंड करेक्शन भी डबल आ जाता है, बात करेंगे। अच्छा इसको देखो मैंने क्या क्या बोला, सुनो, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल, कौन सी है। अच्छा फंडामेंटल का कितना टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है बताओ, मतलब कितना टाइम्स है, मल्टीपल कितना है, 1 टाइम्स है। हार्मोनिक में नाम क्या पड़ेगा उसका, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, और इट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन एयर कॉलम इन दी पाइप क्लोज एट वन, और ये आपका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम पर वाइब्रेट नहीं करेगा। चलो सेकेंड मोड, अच्छा सेकेंड मोड या सेकेंड हार्मोनिक, आपको पता है इधर पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो ओवरटोन, मतलब टोन के पहले ऊपर आएगा, फर्स्ट ओवरटोन। चलो डायग्राम पहले चेक करो, ये एक लूप से कितना लूप बनाना है, पाइप वही है, पाइप वही है, पहले कितना लूप बन रहा था, आधा, आधे में एक मिला दो, कितना बनाएंगे, 1.5 लूप बनाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, उतने ही लेंथ में आपको एक लूप और फिर ये आधा लूप बनाना है। ध्यान क्या रखना है इस बात का, क्लोज वाले पे नोड बनेगा और ओपन वाले में क्या बनेगा, तो उसके हिसाब से फिर आपको एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड ऐसे पॉइंट क्लियर करके आना है। तो क्या करेंगे, कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो दिक्कत होगी आपको हाँ बनाने में। मैंने बोला क्लोज एट वन एंड में क्या होगा भाई, नोड होगा, और यहां पर क्या बनेगा, एंटी नोड। मुझे कितने लूप बनाने, 1.5 लूप बनाने, बराबर है। अच्छा 1.5 लूप पहले रफली बना लोगे, कैसे बनता है आपका, ऐसे बनेगा, नोड आता है, एंटी नोड आता है, फिर नोड आता है, और फिर यहां पर क्या आता है, मतलब ये मेरे पास ये दो तो मैंने प्लॉट कर दिया, 2 और बीच में डालने, तो नोड के बाद यहां पर क्या डालूंगा मैं, एंटी नोड डाल दूंगा एक पॉइंट, इधर पे क्या कर दूंगा, नोड वाला, और फिर से क्या हो गया, एंटी नोड, इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे डाल देना है, ठीक है। नोड ये देखो हो गया, और यहां पर ऐसे बन जाएगा आपका, समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इसमें गड़बड़ कर दोगे नहीं तो, ठीक है। तो रफली पहले बना लेना कि 1.5 लूप में आपको कितने नोड एंटी नोड चाहिए, और उस हिसाब से प्लॉट करके पुट करके कर लेना। क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस पर नोड एंटी नोड नोड फिर एंटी नोड, समझ गए। अरे बोलो 2 पॉइंट और इंक्रीज कर देना आपको। अच्छा अब मुझे बताओ, लेंथ तो वही रहेगा कैपिटल एल, पाइप वही है, स्मॉल एल प्लस ई एंड करेक्शन के साथ में। अब की बार वेवलेंथ सेम नहीं रहेगा, वहां पर बड़ा वेव बन रहा था, यहां पर छोटा बनेगा, इसका वेवलेंथ लैम्डा था, इसका लैम्डा 1 बोल देंगे, क्या बोल देंगे। लेकिन 1.5 लूप का मुझे बताओ, इसके अंदर कितने आधे बन रहे, जल्दी से बताओ कितने आधे बन रहे, आधे कितने बन रहे, एक आधे का लेंथ कितना बताया था, याद करना, 3 आधे का लेंथ कितना होगा। तो ये टेक्निक है कि L इज इक्वल टू, आप ये कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि ये कहां से आ रहा है। आधे लूप का लेंथ कितना है, जल्दी से बताओ, 3 आधे, 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा विल नॉट बी सेम,
वो लैम्डा था, ये लैम्डा 1 बोल देंगे इसको, तो बोलेंगे 3 लैम्डा 1/4। अच्छा यहां से लैम्डा 1 निकालो, जैसे वहां लंगड़ा निकाला था, 3/4 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये लैम्डा 1 आ गया बच्चों। ये बोलो, इधर ध्यान दे इधर। अच्छा v इज इक्वल टू बोलो v1, अच्छा v1 नहीं बोलूंगा, सॉरी, मीडियम सेम है ना, वेलोसिटी विल बी सेम, वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम। v इज इक्वल टू, ध्यान रखेंगे अभी फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा इसका, n1 लैम्डा 1, क्या बोलेंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, इस पे न्यूमेरिकल जो है ना बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है। सेम मीडियम में अगर साउंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा है तो वेवलेंथ अलग रहेगा, लेकिन वी सेम रहेगा। मतलब अगर वेवलेंथ कम हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहेगा, वी रहेगा। ये बात ध्यान रखना। तो आप n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 लेके सॉल्व करोगे क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अच्छा n1 का फॉर्मूला क्या बनेगा इधर पे, v बाय लैम्डा 1। लैम्डा 1 कितना निकाला, 4l/3, अपॉन के अपॉन वाला ऊपर गया। अच्छा आपको याद है ये कौन है, v/4l कौन है, n है, फंडामेंटल, फंडामेंटल। तो आपका जो n1 आया वो फंडामेंटल के कितना गुना आया, 2 टाइम्स तो आया ही नहीं है ना, डायरेक्ट कौन सा आया, मतलब इसके अंदर कौन प्रेजेंट नहीं है, सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है। कौन प्रेजेंट नहीं है, थर्ड हार्मोनिक है, और वही मेरा फर्स्ट ओवरटोन है, कि फंडामेंटल के ऊपर जस्ट आने वाला कौन आया, समझ आ रहा है, ये फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन ये हार्मोनिक में कितना नंबर है इसका, तो थर्ड हार्मोनिक यहां पर आपका फर्स्ट ओवरटोन है। कौन सा वाला, क्लोज्ड एट वन एंड। पाइप कौन सा चल रहा है, पाइप कौन सा चल रहा है, पाइप क्लोज, हाँ ऑर्गन पाइप में कौन सा, क्लोज्ड एट वन एंड। तो आप अगर गौर से देखोगे क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो क्या ऑड हार्मोनिक्स नहीं प्रेजेंट है, पहले अपना कौन आया 1 टाइम्स ऑफ n, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक आया, फिर डायरेक्टली कौन आया, थर्ड हार्मोनिक। अब कौन आएगा, फिफ्थ हार्मोनिक आएगा, फोर्थ वाला प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा स्टेप समझ में आया आपको, मैथमेटिकल स्टेप क्या है, L इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखो, उधर से लैम्डा निकालो। n का फॉर्मूला क्या है, v बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पुट करो और उसको इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल कन्वर्ट कर दो, बस इतना स्टेप है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया, 3 टाइम्स ऑफ n आया, कितना आया, ज्यादा थियरी नहीं लिखना है, डायग्राम बनाना है, मैथमेटिकल स्टेप करना है। शुरुआत में सिर्फ थोड़ा सा एक लाइन लिख दिया बस हो गया। हाँ अच्छा मुझे बताओ, ये फ्रीक्वेंसी आपका कौन सा कहलाएगा, और ओवरटोन में फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक है। चलो थर्ड मोड, आपने शुरुआत करी थी आधे लूप से, फिर कितना हुआ 1.5, अब कितना होगा, अच्छा अब 2.5 के लिए आपको मालूम है कितने लूप बनाने पड़ेंगे, आपको मालूम है ना, ऐसे कुछ बनेगा। चलो यहां पर नोड नोड नोड, यहां पर रफली ऐसे बना लो, फिर आप पाइप ले लो। ओके अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। यहां पर आपका कौन है, एंटी नोड, यहां पर आपका कौन है, अच्छा बीच में आपको कितने लेने, देखो नोड के बाद एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। चलो हो गया ऐसे, तो ड्रॉ इसको कर लेंगे, नहीं तो फिर बाद में आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसको ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सिर्फ 3 डायग्राम पर आपको 1.5 मार्क्स थे जब ये पूछा गया था ना। मैथमेटिकल स्टेप पे आधा आधा आधा, 1.5 उस पे थे, और तीनों डायग्राम पे आधा आधा आधा, यानी समझ में आ रहा है आपको, 3 मार्क के लिए पूछा गया था। 3 डायग्राम 1.5 मार्क्स, तीनों का मैथमेटिकल स्टेप करते हो 1.5 मार्क्स, ये 3 मार्क इस तरीके से मिल रहे थे। वो ऐसे राउंड ऑफ नहीं होता है, हाँ हर एक क्वेश्चन में, जैसे मैं मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सॉल्व किया इसको, हाँ सेक्शन सी में किया समझो,
3 मार्क के लिए आया, तो उसमें सेक्शन सी में आपका आ रहा है 18.5 मिला के टोटल, तो फिर वो उसमें 19 कर दिया जाएगा। बोर्ड में इस तरीके से होता है। फिर आपका पूरे ओवरऑल आधा मिलके उसका एक नहीं होता है, हर एक सेक्शन में आधा कमाओगे ना आप, उसका एक हो जाएगा, समझे? मतलब अगर सेक्शन बी में आपका मान लो 15.5 आ रहा है, तो उसमें ही 16 कर दिया जाएगा, फिर सी में 18.5 का 19 कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो दोनों आधा आधा मिलाकर एक कर देंगे। तो अगर हर एक सेक्शन में भी आपको आधा आधा मिलता है तो हर एक सेक्शन में वो एक होने वाला है। हाँ, ऐसा होता है राउंड ऑफ। हाँ, तो ये बेनिफिट है हमारे लिए, फायदा है हमारे लिए। चलो खैर ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, यहां पर इसको भी मैथमेटिकल स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। कौन बताएगा इसमें कितने आधे आ रहे हैं? कितने आधे आ रहे हैं बताओ जरा। 1 2 3 4 5, मतलब एक आधे का होता है लेमडा बाई 4। अच्छा, लेमडा अलग रहेगा यहां पर, पहले वाले में लेमडा लिया था, फिर दूसरे में लेमडा 1, तीसरे में लेमडा 2, तो ये हो जाएगा 5 लेमडा 2 डिवाइड बाय 5 लेमडा बाई 4। समझ गए? बस लेमडा ध्यान रखना अलग रहेगा, तो यहाँ वेवलेंथ कम है। सुन लो इधर पे, यहां से लेमडा 2 क्या होगा जल्दी से बताओ। 4l बाय, अच्छा n का फॉर्मूला n2 के लिए बनाएंगे ना, n2 v बाय लेमडा 2 n2। लेमडा 2 की जगह क्या लिखूं? 5 ऊपर चला जाएगा। ये कौन होता है? ये कौन होता है? क्यों अपनी जगह से उठा दूं? क्यों उठा? क्या कह रहे तुम लोग ने? तेरे को भी तकलीफ है? ये v बाय 4l कौन है जल्दी से बताओ। तो ये अब की बार कितना आया? 5 टाइम्स, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। फोर्थ वाला प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ओवरटोन में कितना हो गया? ये सेकेंड ओवरटोन। फंडामेंटल के ऊपर आने वाला दूसरा है ये। समझ में आ रही बात? तो आपका सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक है। तो क्लोज्ड एट वन एंड में ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी, फंडामेंटल आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, फिर फर्स्ट ओवरटोन अगर मैं बात करूं तो वो आपका थर्ड हार्मोनिक है, सेकेंड ओवरटोन बात करूं तो फिफ्थ हार्मोनिक है। समझ गए? चलो, अब हमने ये सब प्रूफ कर दिया ना यहां पर। ये देखो, ये प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जनरली क्या बोल सकता हूं मैं? जनरली अगर आप देखें, सुनो, इससे क्या समझ आता है? सिंबॉलिकली मैंने लिखा है, ये नंबर आपको बताएगा ओवरटोन। n1 लिखा है, मतलब ये कौन है? फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, इसके पहले वाला नंबर आपको हार्मोनिक बताता है। 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है, मतलब थर्ड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक। कुछ लॉजिक समझ में आया? कुछ लॉजिक समझ में आया? यस एवरीबॉडी? ये नंबर आपको क्या बताता है? ओवरटोन। और इसके पहले वाला नंबर आपको क्या बताता है? हार्मोनिक बताता है। खत्म हो गई बात। अच्छा, इन जनरल अगर मैं इसको लिखना चाहूं, फॉर पीथ ओवरटोन, मतलब पी की जगह कोई भी नंबर आ जाएगा। 2 3 4 5, 1 2 3 4, कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 5 है। तो मुझे कुछ ऐसा जनरल फॉर्मूला बना देता हूं। 1 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये 3 बन जाए? 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस 1 कर दो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? अच्छा, 2 के साथ ऐसा क्या किया जाए ये 5 हो जाए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 करो। अच्छा, ऐसे ही मुझे बताओ n3 के लिए क्या बनना चाहिए? 7n। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 करो। तो मतलब यहां जो भी नंबर होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। और इंटू क्या हो जाएगा? ये फंडामेंटल। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? जल्दी से बताओ जल्दी। फॉर pth ओवरटोन np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू n। नहीं आया समझ में? जनरल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इससे हमने प्रूफ क्या किया कि फॉर दी पाइप, कौन सा पाइप? क्लोज्ड एट वन एंड, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्या बोलेंगे?
एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एंड इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। यहां पर क्या इवन हार्मोनिक दिखाई दे रहा है? ये वाला ऐसे चलो करो। अच्छा, आप कौन सा पाइप करेंगे? ये क्लोज एट वन वाला कर दिया। अब सुनो बात को, ओपन एट बोथ दी एंड आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, बस डिफरेंस समझ लो। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ओपन एट बोथ दी एंड निकालो। प्रूव दैट, क्या लिखा है जरा क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्या? ऑल हार्मोनिक्स। ऑल मतलब इवन ऑड दोनों प्रेजेंट होने वाला है यहां पर। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट। अच्छा ये चीज ना आपको सुनो, डायरेक्ट भी याद रहनी चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा, एमसीक्यू के अंदर काम आएगा। क्लोज्ड एट वन एंड में क्या प्रेजेंट होता है? सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होता है। क्लोज्ड एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओपन एट बोथ दी एंड्स ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। दोनों तरफ से खुला है ना, तो ऑल हार्मोनिक्स। ठीक है, कंडीशन लगा दी, एक जगह से बंद है तो ओनली ऑड। समझ आ रहा है? तो क्लोज्ड वाले में ऑड, ओपन वाले में दोनों तरफ से ओपन है तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। मतलब आपका आंसर क्या आने वाला? सुनो, फंडामेंटल आएगा, फिर आपका जो फर्स्ट ओवरटोन होगा वो आपका 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होगा, यानी सेकंड हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक, फिर फोर्थ हार्मोनिक, फिर फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाए करना वही तरीके से। बस आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम का क्या डिफरेंस है। अगर ओपन एट बोथ दी एंड्स बोलता है, मैंने आपको क्या बोला था, जहां पर ओपन रहेगा वहां क्या बनाओगे? एंटी नोड बनाओगे। जो एंड, ये वाला एंड भी ओपन है, ये वाला भी ओपन, तो यहां बनाओगे एंटी नोड एंड। अच्छा मिनिमम कितना बन सकता है? देखो एंटी नोड के बाद नेक्स्ट एंटी नोड आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? डायरेक्ट एंटी नोड के बाद एंटी नोड, कम से कम बीच में कितना होना पड़ेगा? एक नोड होना पड़ेगा, ये सबसे मिनिमम है। एंटी नोड के बाद डायरेक्ट एंटी नोड नहीं आएगा, बीच में कम से कम क्या लाना पड़ेगा आपको? एक, तो ये आपका मिनिमम है। तो मिनिमम आपके कितने लूप बनेंगे? एक लूप बनेगा, या दो आधे बनेंगे? दो आधे बनेंगे मतलब एक बनेगा। अच्छा इसके बाद वाला फिर आपको याद हो जाएगा, नेक्स्ट में एक बढ़ाना है, एक बना है तो नेक्स्ट इसमें कितना बनेगा? दो, नेक्स्ट इसमें कितना बनेगा? 3। समझ गए? अच्छा कहानी क्या है अभी सुनो, फंडामेंटल मोड करेंगे, फर्स्ट मोड, फिर सेकंड मोड और थर्ड मोड। इधर ध्यान दे, हो गया ये आंसर के बाद छोड़ रहा हूं। अच्छा ये मुझे बताओ, इसमें कितने आधे बन रहे, जरा बताना कितने आधे बन रहे? दो आधे बन रहे। एक आधे का कितना होता है? लैम्डा बाय 4। दो आधे का कितना होगा? 2 2 जा 4 लैम्डा बाय 2। तो लेंथ कितना आ गया जल्दी से बताओ? क्यों लैम्डा बाय 2? या डायरेक्ट ऐसे भी सोचो, मैंने आपको बताया एक लूप है, आधा और आधा मिलकर एक, एक का कितना बताया था मैंने? लैम्डा बाय 2। डायरेक्ट भी लिख सकते, या आधे वाला लॉजिक याद रखो, सब जगह फिट बैठ जाता है वो। आधे का पता है तो जितने आधे बन रहे हैं उतना बना दो। अच्छा सुनो फिर से मैथमेटिकल स्टेप, लैम्डा कितना होगा जल्दी से बताओ? है ना, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। भाई तू जा, अभी से जा जा, अभी तू फोकस नहीं कर रहा है इधर पे। उसमें क्या रखा है? उसमें एन का फॉर्मूला ये बनेगा कि नहीं बताओ? लैम्डा की वैल्यू उठाओ, इधर पुट करो। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि यहां पर फंडामेंटल कितना आएगा। तो ओपन एट बोथ दी एंड्स में, ओपन एट बोथ दी एंड्स में v/2l बनेगा फंडामेंटल। क्लोज एट वन एंड में v/4l बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस पे सीधा सीधा न्यूमेरिकल बनता है। हाँ v/l दे देगा, n निकालना रहेगा। बस आपको क्वेश्चन में बोलेगा क्लोज एट वन एंड है, ओपन एट बोथ दी एंड्स है। क्लोज एट वन बोलेगा तो v/4l लगाओगे, ओपन एट बोथ दी एंड्स बोलेगा तो v/2l लगाओगे। अच्छा हो गया, पहला मिल गया। दूसरा कितना बनेगा बताओ? कितने लूप बनाओ? अभी कितना है? एक है। अभी नेक्स्ट कितना बनाऊं? 2। अब 2 लूप इसके सिमिलर कैसे बना सकता हूं? ठीक है, अब यहां पर मेरा एंटी नोड है, तो मेरा बीच में एक लूप पूरा ऐड हो जाएगा, और इधर पे आधा और इधर पे आधा। तो यहां पर आपका एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है, नोड है, और उसके बाद मतलब आपका यहां हम लोग बनाएंगे एक एंटी नोड, यहां बनाएंगे क्या? बीच में कितने लोग आने वाले हैं? देखो यहां पर नोड, एंटी नोड और इक्वी डिस्टेंस आपको करना है, तो आप जनरली 1 2 ऐसे 3 पॉइंट बना देते हैं। तो यहां पर आ गया नोड, एंटी नोड,
अच्छा चलो, कैसे बनाना है, नोड वाले पॉइंट को ही मिलाना, हाँ ऐसे मत कर देना, ये देखो, और यहां पर ऐसे ओपन हो जाएगा आपका, हो गया, बन गया। अब कौन बताएगा इसमें एल कितना होगा, एल कितने आधे बन रहे काउंट करो, 2 लूप बन रहा है पूरा, कितने आधे बन रहे हैं, 4, तो 4 लेमडा बाय 4, 4 4 कट, और ये वाला लेमडा उधर लेमडा लिया था, इधर लेमडा 1 लेंगे, तो यहां पर आप लिख सकते हो ऐसे 4 लेमडा 1 बाय 4, 4 4 कट, मतलब है ना, बोलो भाई। अच्छा मैं एक काम करता हूं बच्चों, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, लेमडा 1, क्यों लेमडा 1 लिख पा रहे, समझ में आ रहा है ना। अच्छा एन का फॉर्मूला बताओ, अब ये एन का फॉर्मूला बताओ, v बाय एन 1 बोलूंगा ना इसको, और लेमडा 1, लेमडा 1 की जगह पर बोलो, इतना समझ में आ गया, अरे बोलो। अच्छा अब मुझे अगर इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है, तो फंडामेंटल जो है ना, v बाय एल तो है, 2 नहीं है इधर पे, इधर जबरदस्ती क्या कर सकता हूं मैं, ये इतना टर्म कौन हो जाएगा आपका, n v बाय 2l, तो बेसिकली ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ। अच्छा अब मुझे बताओ सिंपली, ये इधर सुनो, ये इधर नंबर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1 फर्स्ट ओवरटोन, इधर कितना दिखाई दे रहा है, 2 टाइम, मतलब सेकंड हार्मोनिक, तो फर्स्ट ओवरटोन यहां पर कौन है, इससे पहले वाले में फर्स्ट ओवरटोन आपका थर्ड हार्मोनिक था, तो यहां पर आपका सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट है। अच्छा नेक्स्ट चेक करेंगे, तीसरा, ए इधर पे कितना लूप बनाया मैंने, 2, 2 के बाद कितना बनेगा अब, तो 3 के लिए आपका 2 बीच में बनेगा ऐसे, अब डायरेक्ट समझ में आएगा ना, और यहां पर आपका आधा आधा बनेगा। अच्छा कितने आधे बन रहे बताओ अब इसमें, 6 आधे बन रहे, तो आप क्या बोल सकते हो, 6 लेमडा 2 लिखना पड़ेगा, हाँ बाय 4, नहीं तो ये कितना हो जाएगा, 3 लेमडा 2 बाय, ये आया समझ में। अच्छा ये 3 बाय 2 इधर भेजा, लेमडा कितना है बताओ, लेमडा 2l बाय 3, नहीं समझे, टोटल 6 आधे थे, तो 6 लेमडा बाय 4, लेमडा 2 बाय 4 कटेगा, 3 बाय 2 आ जाएगा, उधर भेज दिया, 2 बाय 3 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, n2 v बाय, अच्छा देखो करते करते ना बाद में आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि v2 क्यों नहीं लिख रहे हैं अपन, मैंने इसको पहले ही आंसर कर चुका हूं, क्योंकि v क्या रहेगा यहां पर, सेम मीडियम है ना, वेलोसिटी ऑफ द साउंड विल बी सेम, स्पीड ऑफ साउंड सेम रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगा, ये दोनों इंटरचेंज होकर v को बदलने नहीं देंगे। ये लेमडा 2 बताओ कितना है, अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, ये कौन है, ये सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक आ गया। अब देखो आप इवन हार्मोनिक भी आ रहा है और ऑड हार्मोनिक भी आ रहा है, मतलब ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, समझे। अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कौन बताएगा, मैं सारे लिखता हूं यहां पर आपका, रुक जाओ, ये देखो n1 का फॉर्मूला आया है 2n, n2 का फॉर्मूला आया 3n, ऐसे ही n3 का क्या आएगा, क्या क्या लॉजिकली आप देखो क्या देख रहे हो आप, इसमें एक ज्यादा देख रहे हो ना, जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर पीथ ओवरटोन, इधर 1 रखोगे 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर 2 रखोगे 2 + 1 3 हो जाएगा, आ गया समझ में, आ गया, जाने बोला मैंने, लेकिन जाओ।